हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं योजना मैगजीन, जो कि हमारी जून मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पे आप लोग देखो टेक्नोलॉजी के ऊपर इस बार की आपकी थीम है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपकी सारी आर्टिकल्स है। और टेक्नोलॉजी आप लोग को पता है, चाहे आप लोग प्रीलिम्स की एग्जाम दो या मेंस की एग्जाम दो, टेक्नोलॉजी इज़ द बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आई बटन पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लेलिस्ट में आकर। या आपकी योजना नाम से एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें आपको 2018 से मैंने जितनी भी यहाँ पे डिस्कस करी है हर एक मंथ की, वहाँ पे आपको इकट्ठे मिल जाएगी। ओके, सो चलिए हम लोग फर्स्ट टॉपिक में देखे थे, फर्स्ट लेसन में देखे थे यहाँ पे इंडस्ट्री 4.0 एंड इनोवेशन के बारे में। आज हम लोग रेस्ट ऑफ द टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया से। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको शानदार बातें पता चलेगी। और यहाँ पे आपको मेनली जो आपके इंटरव्यू है, चाहे प्रीलिम्स है चाहे मेंस है, आपको तीनों में एक हॉलिस्टिक कवर आपको देखने को मिलेगा कि आप सारी चीज़ों को जो है ना, चाहे आप लोग यहाँ पे जो प्रीलिम्स में आप लोग को काफ़ी ज़्यादा योजनास देखने को मिलता है, काफ़ी स्कीम्स पूछा जाता है, तो उसमें से भी आपका डायरेक्ट यहाँ से पूछ लिया जाता है। साथ ही आप लोग मेंस में भी आंसर राइटिंग हो, एस्से हो, उसमें भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और इंटरव्यू में भी आप लोग अपनी जो एक एनालिटिकल थिंकिंग है उसको भी यहाँ से आप लोग जनरेट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया द फोर्स मल्टीप्लायर। आज के डेट में आप लोग ये फील कीजिए कि लॉकडाउन है, लेकिन हम लोग घर पे बैठे हैं। चलिए अब तो सब कुछ ओपन हो गया, लेकिन लॉकडाउन 3 महीने की जो लॉकडाउन थी हम लोग सबको ही झेले हैं और घर पे रहे। लेकिन कुछ भी आप लोग देखो कि आप लोग ज़्यादा खुद को बोर नहीं फील किए होंगे। बस यही लगता होगा ना कि यार बाहर जा नहीं पा रहे हैं, बाहर की चीज़ें जो है इंटरटेन नहीं हो पा रहे। लेकिन घर पे भी आप लोग ज़्यादा बोर नहीं हो पा रहे होंगे, क्योंकि आप लोग को इंटरटेन करने के लिए यहाँ पे सोशल मीडिया अवेलेबल है। आप लोग कई सारे सोशल मीडिया हैंडल से यहाँ पे जुड़े भी होंगे। आपका खुद का भी प्रोफाइल होगा, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, आपकी इंस्टा, साथ ही साथ आप लोग ट्विटर ले लो। सो मेनी थिंग्स है। टिकटॉक को भी आप लोग यहाँ पे इंक्लूड कर लो, हालांकि वो सोशल मीडिया नहीं है बट ऐप है। ओके, तो यहाँ पे देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है कि आज की डेट में हम लोग इतने ज़्यादा वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्ट हो गए कि हमें बोर होने का टाइम ही नहीं मिलता। हम अपने आप को इंटरटेन करने में बिल्कुल भी आगे हो चुके हैं। और आज की जो एरा है ना, यानी कि यही कहा जा रहा है कि जो न्यू एज है सोशल मीडिया टूल्स का, वो इसकी ब्यूटी आपको सिर्फ एक जगह देखने को नहीं मिलेगी, पूरी वर्ल्ड वाइड है। पूरी यूनिवर्सलिटी यहाँ पे आपको एकदम से सारे कंट्रीज़ में, सारे जगह आपको देखने को मिलेगा ये न्यू एज की सोशल मीडिया की ये जो एज है। साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि काफ़ी ईजी है इंस्टॉल करना, कि तुरंत आप लोग फटाक से इंस्टॉल कर लेते हो और इसको यूज़ करना। और सिंप्लीफाइड भी किया गया है यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। जब फिजिकल वर्ल्ड यहाँ पे आपका कांस्टेंट हो रहा है, लिमिटेशंस देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, बाउंड्रीज़ है, तो ये वर्चुअल वर्ल्ड जो है ना, और ज़्यादा हम लोग एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हैं, है कि नहीं। हम लोग जितने भी दूर हो, कहीं पर भी हो, लेकिन कनेक्ट हो पा रहे हैं। आप भी मेरी जो ये लेसन सुन पा रहे हो जस्ट बिकॉज क्योंकि आप यहाँ पे वर्चुअल वर्ल्ड में हो। नहीं तो ऐसा होता कि मैं भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती, एक जगह एडमिशन्स करने के लिए आप लोग आते। आप लोग कहाँ कहाँ से आज के डेट में मेरे ऑल ओवर द इंडिया में आप मेरी वीडियोस देख रहे हो। बट अगर मैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलती तो आप लोग को यहाँ पे आना पड़ता, तब आप मेरे से जो है इंटरेक्ट करके पढ़ाई करते। बट आप लोग देखिए कि क्या ब्यूटी है वर्चुअल वर्ल्ड की। कहीं पे भी रहो, आप लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से आप लोग कभी भी मेरे लेसन सुन सकते हो। तो यही बताई जा रही है कि जब WWW का यहाँ पे इन्वेंशन हुआ 1990s में, वर्ल्ड वाइड वेब का, तो वर्ल्ड वाइड वेब का, तो ये एक इनिशियल यूज़र्स थे। इनके जो इनिशियल यूज़र्स थे ना, वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी कम्युनिटी इंजीनियर्स के थे, इनोवेटर्स के थे, एकेडमिशियंस के थे और रिसर्चर्स के थे। तो सबसे पहले यही लोग थे जो कि इसका इस्तेमाल करते थे। गवर्नमेंट जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा आप लोग देखोगे कि इसमें अडॉप्ट नहीं थी। बहुत दिन के बाद जो है इसको अडॉप्ट किया गया। और इसमें जो इंटरनेट की जो मेन स्ट्रीम जो इम्पैक्ट है ना, इसकी जो सिग्नल है, ये बहुत दिन के बाद देखने को मिला। 3 डिकेड के बाद जो है आप देखोगे कि इंटरनेट को अडॉप्ट किया गया था, इंटरनेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में। और सोशल मीडिया एक गेम चेंजर बन गया। इंटरनेट तो हमारे लाइफ में काफ़ी पहले आ गई थी, लेकिन ठीक है, इंटरनेट का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ ज़रूरत के लिए करते थे। कोई भी चीज़ को फाइंड आउट करनी है, सर्च करनी है, कुछ पढ़ना है, कुछ आपको सर्फिंग करनी है, तो आप यहाँ पे सोशल मीडिया का इंटरनेट का आप लोग इस्तेमाल करते थे। बट इंटरनेट का सही इस्तेमाल तब होना स्टार्ट हुआ जब सोशल मीडिया आया, है कि नहीं। आप लोग टाइम टू टाइम जो है कुछ भी काम करते रहो, लेकिन टाइम टू टाइम फ़ोन उठाते हो, अपनी जो भी आपकी हैंडल्स है उसको ज़रूर चेकआउट करते हो। एक बार आप लोग स्क्रॉल डाउन ही कर लो, चाहे कोई मैसेज आए या ना आए, आप लोग व्हाट्सएप प्रोफाइल खोल के ज़रूर अपना देख लेते हो कि किसी का मैसेज आया कि नहीं आया, या फिर टेलीग्राम हो, या फिर आपकी जो है इंस्टा हो, तो कुछ भी आप लोग देख लेते हो जब कुछ भी न्यू अपडेट होता है या फिर आपकी नोटिफिकेशन आती है। तो इसका जो सही चमत्कार हुआ है इंटरनेट के इस्तेमाल में, वो बस सोशल मीडिया के ही बाद हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट की बात करूँ
तो आज के भी डेट में आप लोग देखते हो कि हमारी जो सरकार है डिजिटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है। और अभी तो लॉकडाउन के बाद ये समझ में आया ना कि डिजिटल वर्ल्ड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले तो ये एक सेकेंडरी पॉइंट ही था, लेकिन फिर भी अभी जो लॉकडाउन हुआ है इसमें ये समझ में आया है कि डिजिटल वर्ल्ड को सबको अपने अंदर इनकलकेट करना चाहिए, सबको ये इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड इज़ नॉट बैड और फिजिकल वर्ल्ड ही ज़रूरी होती है। वर्चुअल वर्ल्ड तो आज है कल नहीं है, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि आपका इंटरनेट एक बार में, अगर आपका इंटरनेट कट कर दिया जाए तो आप लोग कोई भी फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते हो, है कि नहीं। ऐसा भी आप लोग सोच सकते हो कि ऐसा कुछ हो जाए कि इंटरनेट ही का कनेक्शन ही खत्म हो जाए और हम लोग नहीं इस्तेमाल कर पाए, बट नो इशू। लेकिन फिर भी यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया जो कम्युनिकेशन टूल है ना, वो आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है और कोई भी इसमें ट्रस्ट करने के लिए भी यहाँ पे रेडी है। हर कोई इस पर ट्रस्ट करते हैं और हर कोई इसके अंदर आना चाहते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में आप देखोगे कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लाया गया। इसका एम बस यही था कि इंडिया को पूरी तरीके से डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी करनी है, एक नॉलेज इकॉनमी लेकर आनी है। ये इनिशिएटिव आपकी किसके द्वारा लाई गई थी? मीटी के द्वारा। मीटी स्टैंड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसको इम्प्लीमेंट जो किया गया था वो फेडरल फ्रेमवर्क में किया गया था, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट, आप देखोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सब साथ आकर इसको यहाँ पे आपका जो है इम्प्लीमेंट की थी। लोकल गवर्नमेंट भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए थे, वो भी पब्लिक और प्राइवेट स्पेस में। तो यही चीज़ है कि इसको इम्प्लीमेंट किया गया क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस जो है ना आज के डेट में वाइड रेंज में है। इसको इंस्टॉल करना, यूज़ करना, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हैंडी है और लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। खास करके आप लोग देखोगे कि सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया कहने का मतलब है कि जिससे आप लोगों से कनेक्ट हो सको। सबसे पहली बात, किसे हम लोग सोशल मीडिया कहते हैं? सोशल मीडिया कहने का मतलब है कि जिससे आप लोग जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो सको, साथ ही साथ आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी मिलते रहे, साथ ही साथ आप लोग कोई भी चीज़ की जो है ना आइडियाज़ की एक्सचेंज करो, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करो या किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करो। मतलब कि कहने का मतलब बेसिक यही है कि इन्फॉर्मेशन को आप लोग एक्सचेंज करते हो ऐसी मीडियम जिससे कि आप लोग पीपल से कनेक्ट हो सको, उसको हम लोग सोशल मीडिया कहते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन है जैसे कि यहाँ पे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन है। ये सारी चीज़ें जो कि हाउस होल्ड नेम से ही रखा गया है। मोस्ट ऑफ द ये जो ऐप है ना ये अवेलेबल है आपके मल्टीपल इंडियन वर्नाक्यूलर, यानी कि आप लोग इंग्लिश के अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेज में भी आप लोग इसका इस्तेमाल करते हो। तो ये इन एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन्स, चीप बैंडविड्थ और डेटा प्लान्स, वर्नाक्यूलर कंटेंट, ये सारी फैक्टर्स ऐसी है ना जो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की रिच को बढ़ा दी है और गाँव-गाँव तक लोग जो है इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, वहाँ तक लोगों तक रिच है कि नहीं। यहाँ पे ये ऐसा नहीं देखा जाता कि सोशल मीडिया सिर्फ आपके अर्बन कंट्रीज़ में ही इस्तेमाल होगी या फिर आपके मेट्रो सिटीज़ में ही इस्तेमाल होगी, ये वो वाली चीज़ नहीं है। सोशल मीडिया ऐसी है, इंटरनेट ऐसी चीज़ है जो कि हम लोग एकदम लास्ट माइल तक इसकी अवेलेबिलिटी देख पा रहे हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एजेंसीज़ है जो कि अब मेंटेन करते हैं अपने एक्टिव प्रेजेंस को, वो भी यहाँ पे सोशल मीडिया चैनल पे। तो हमारे पीएम मोदी जी भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और इनसे ज़्यादा जो एक्टिव रहते हैं वो यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारे अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं ट्विटर में। हर बार आप देखोगे सुबह, रात, दिन, शाम वो हमेशा ट्वीट करते हैं, कुछ ना कुछ वो हमेशा ट्वीट करते रहते हैं। तो ऐसे उनका एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली एक्टिव होते हैं, बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जो कि मोस्ट पावरफुल कंट्री है। लेकिन फिर भी वहाँ के प्रेसिडेंट जो है इस तरीके का हरकत करते हैं। आप लोग भी बहुत ज़्यादा रूबरू होंगे अगर ट्विटर इस्तेमाल करते हो, तो अगर उनको फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि रात के 2 बजे भी या फिर रात के 3-4 बजे भी वो ट्वीट करते, कुछ भी लिख देते हैं। खैर कोई बात नहीं, वो तो अलग बात है। लेकिन यही चीज़ बताई जा रही है कि यहाँ पे इंटरनेट और जो सोशल मीडिया है आज की डेट में कितना ज़्यादा एक आपको देखने को मिलेगा कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आप यहाँ पे देखते हैं, कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है कि लॉकडाउन जो एक्सटेंड किया गया है वो 31 मई तक एक्सटेंड किया गया था। तो यहाँ पे स्टेट्स जो है वो डिसाइड करी थी बहुत सारे जोन एक्टिविटीज़ जो कि इस जोन के अंदर हुआ। विद इन द कंटेनमेंट जोन कोई भी मूवमेंट नहीं होता। कंटेनमेंट जोन का क्या मतलब होता है? कंटेनमेंट जोन का मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए कि कोई एक लोकल एरिया है, वहाँ पे कोई भी एक आदमी जो है सस्पेक्ट निकलते हैं कि उनको कोरोना वायरस है, तो यानी कि उनका अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उनको तो लेकर आपका जो है हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया जाता है, उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट चलती है, उनके पूरे घर वाले को भी उठा के ले जाते हैं हॉस्पिटल में, उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है, चेकअप होता है। और जब अगर घर वाले में से किसी को भी पॉजिटिव होता है तो उनको वहीं हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, और जब किसी का नेगेटिव हो जाता है तो उनको वापस घर भेज दिया जाता है। और उस एरिया में अगर एक भी केस निकल कर आता है ना, तो वहाँ पे पूरे पुलिस तैनात हो जाते हैं, उस एरिया को सील कर दिया जाता है। इट मीन्स कि वहाँ पे कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट हो जाती है मूवमेंट। सिर्फ एक घर से सिर्फ एक फैमिली मेम्बर को अलाउड होती है कि वो घर से बाहर आए और जो भी रिक्वायर्ड आपके जो सामान वगैरह है उसको बस ले और घर के अंदर चले जाए। या फिर कोई जॉब वाले करने वाले अगर इंसान है तो वो बस निकल कर अपना जॉब करने जाए और शाम में घर आ जाए। इस तरीके का यहाँ पे कंटेनमेंट जोन होता है, सारी चीज़ों को बंद कर दिया जाता है।
कुछ एक्टिविटीज़ आप देखोगे जो कि परमिट किया गया है रेस्ट्रिक्शन के साथ, यानी कि इंटर स्टेट मूवमेंट जो बसेस है, आपकी पैसेंजर व्हीकल्स है, वो यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट यानी कि कोई भी स्टेट और यूटीज़ है तो उसी में मूवमेंट हो सकती है। इंट्रा स्टेट भी मूवमेंट है, यानी कि एक ही स्टेट के अंदर जो आपके इंटर स्टेट कहने का मतलब है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना, यानी कि जैसे आप लोग देखते हो कि महाराष्ट्र से अगर एमपी जाना है तो ये एक आपका इंटर स्टेट हो गया। इंट्रा स्टेट कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र के अंदर अगर अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको मूवमेंट करनी है तो डैट इज़ नोन एज इंट्रा स्टेट। मूवमेंट है स्टैंडर्ड पीपल का, जैसे कि कोई पीपल्स कहीं भी फंस गए हैं, जैसे माइग्रेंट है, स्टूडेंट है, तो उनको अलाउड किया जा रहा है। मूवमेंट है स्टैंडर्ड इंडियंस का जो कि अब्रॉड से है, जैसे आप लोग देखे हो कि वंदे भारत प्रोग्राम भी आपका लाया गया है, मिशन है जिसके थ्रू जो बाहर हमारे जो दूसरे कंट्रीज़ में जो फंसे हुए इंडियन है, स्टैंडर्ड इंडियंस है, उनको लाने का भी योजना यहाँ पे चलाया जा रहा है। शॉप्स और जो मार्केट है वो ओपन रहेंगे और एक डिफाइंड टाइम में। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को अलाउ किया गया है। अलाउ मतलब क्या, इंश्योर करना है कि अब तो सोशल डिस्टेंसिंग कब खत्म होने वाला है नोबडी नोज, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो हमेशा इंश्योर करना ही है। जो सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को ओपन किया गया है ओनली फॉर स्पोर्ट्स पर्सन, और स्पेक्टेटर्स जो है उनको अलाउ नहीं किया गया है कि वो कॉम्प्लेक्स में आए। तो यानी कि अब देखते हैं कि आईपीएल वगैरह सब कुछ पोस्टपोन्ड हो गया था, ओलंपिक भी पोस्टपोन्ड हो गया था, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो सारे गेम्स ऑर्गेनाइज कराए जाए और हम लोग को सिर्फ टेलीविज़न में देख सकते हैं, वहाँ पे जाकर हम लोग टिकट बुक करा के वहाँ नहीं देख सकते। ओके, तो ये कुछ था कि 31 आपका मई तक क्या क्या यहाँ पे लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया था, तो क्या क्या चीज़ें थी, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट में ये सोशल मीडिया किस तरीके से हेल्प करती है। जब भी कोई बिग अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस होती है तो सिटीजन्स काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, ऑब्वियस है, और कुछ डायरेक्शंस एडवाइजरीज देखने लगते हैं कोई भी जो भी हमारे सरकार है उनके द्वारा। तो सरकार जो है वो गवर्नमेंट की मशीनरी आप देखोगे कि बहुत सारे एक्शंस लेते हैं और उनको यहाँ पे ज़रूरत भी है कि वो सिटीजन से कम्युनिकेट भी करें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स में, जिसको अडॉप्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि बहुत सारे मूवमेंट को भी यहाँ पे आपका अडॉप्ट किया जाता है। अब कोई भी तरीके का डिजास्टर आने वाला है, कुछ भी आने वाला है, तो आप लोग सबसे पहले देखते हो कि कोई भी साइक्लोन है, जैसे अभी भी आप लोग देख लो कि महाराष्ट्र में जो है ना निसर्ग साइक्लोन ने हिट करी है। इससे पहले हम लोग साइक्लोन अम्फन देखे थे जो कि गुजरात जो कि उड़ीसा और आपकी वेस्ट बंगाल वाली रीजन को हिट की थी। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि दो रिसेंट एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट वन है वो साइक्लोन अलर्ट है जो कि एनडीएमए के द्वारा यहाँ पे आपका दिया गया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, और वो भी आपकी इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में यानी कि स्टेट ऑफ उड़ीसा में। वहीं अगर दूसरी देखें तो ये एडवाइजरी दी गई है, वो भी यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा सिटीजन्स को कि वो लॉकडाउन रहेंगे क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 के कारण जो है लॉकडाउन इम्पोज किया गया है। तो ये दो तरीके की क्राइसिस यहाँ पे बताई जा रही है। एक तो लॉकडाउन है क्योंकि कोरोना वायरस की तो कहर खत्म ही नहीं हो रही है, और उसी में से हम लोग देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। एक तो टिंडे की इफेक्ट आप लोग देख रहे हो, लोकस्ट जो मैं आपको इन्वायरमेंट वाले PT 365 इन्वायरमेंट में पढ़ाई थी, लोकस्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरी तरफ आप लोग देख रहे हो कि साइक्लोन पे साइक्लोन आ रही है, तीसरी तरफ हीट वेव्स आ रही है। तो ये सारी जो एक से एक नेचुरल कैलामिटीज़ है ना, ये भी हम लोग देख पा रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट भी हम हमारे यहाँ अच्छे तरीके से हो पा रहा है और इस तरीके से डिजास्टर्स भी आ पा रहे हैं। सिटीजन्स की इंगेजमेंट अगर हम लोग देखें तो बेस्ट रोल है सिटीजन्स की इंगेजमेंट, वो भी यहाँ पे सोशल मीडिया में प्ले किया जा रहा है, क्योंकि आप देखते हो कि एक तरीके का इंगेजमेंट होता है सोशल मीडिया के थ्रू। क्या है ना कि गवर्नमेंट सिटीजन्स तक अपनी बात पहुँचा पा रहे हैं, बहुत ही आसान शब्दों में वो समझा पा रहे हैं, उनके खुद के लैंग्वेज में जो है ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग हैं उनको सरकार समझा पा रही है कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो उनसे वो कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं, कैसे वो अपना खुद का ख्याल रख सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो कैसे बचा सकते हैं। तो ये एक बेस्ट मीडियम कहा गया है सोशल मीडिया को आज की डेट में, कि इतने क्राइसिस होने के बावजूद भी नंबर ऑफ डेथ्स हमारे कंट्री में कम है, और चाहे वो हमारी कोरोना वायरस हो, चाहे हमारी जो है इस तरीके की साइक्लोन अम्फन हो, चाहे आप लोग लोकस्ट अटैक भी देख सकते हो जिससे कि क्रॉप्स वगैरह बहुत ज़्यादा बर्बाद होती है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं कि हमारी बर्बादी यहाँ पे कम हो, लेकिन यहाँ पे जो लोगों की लाइफ है वो यहाँ पे सही तरीके से हो सके। तो इसके पीछे किसका हाथ है? सोशल मीडिया का हाथ है। साथ ही साथ आप लोग अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर को भी जो मेंटेन किया जा रहा है, जैसे कि आप लोग देखते हो कि बहुत सारे स्टेट में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। साथ ही आप लोग देखते हो कि आपकी नाइट कर्फ्यू रहती है, इट मीन्स कि रात के 9 बजे 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू है। अभी तो रात के 9 बजे से जो है सुबह 5 बजे तक आपकी कर्फ्यू है। तो इस तरीके से कर्फ्यू में क्या होता है ना कि सारे लोगों को अगर आपको सूचित करनी है तो कैसे कर सकते हो? एक तो टीवी है, टेलीविजन से आप लोग देखो, दूसरा है कि इतने सारे मेम्स आपके बन जाते हैं जिससे कि आपका जितनी भी ट्विटर है या फिर आप लोग सरकार की भी ऐप देखते हो उससे आप लोग को पता चल जाता है। तो ये आज की डेट में ना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हायरिंग एंड रिक्रूटमेंट है,
कुछ जो यहाँ पे सोशल मीडिया एजेंसीज़ कुछ जो यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज़ है वो सोशल मीडिया को ही यूज़ करते हैं और चैनल्स के लिए यहाँ पे हायर करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं बेस्ट इन क्लास टैलेंट जो कि जॉब वैकेंसीज़ के लिए हो सके। जैसे कि आप लोग देखते हो लिंक्डइन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट प्लेटफॉर्म भी है। ये आपका एक तरीके का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कि NISG के द्वारा जो यहाँ पे वैकेंसी पोस्ट किया गया, इट मीन्स कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट, जिसमें कि यहाँ पे आपका किसके लिए चाहिए, तो टेक्निकल पोजीशंस के लिए चाहिए UIDAI। ये वही UIDAI है जिसके थ्रू आपका आधार कार्ड बनता है। तो ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आधार प्रोग्राम के लिए यहाँ पे रन किया जाता है। तो इसकी जो यहाँ पे पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी यहाँ पे लाया गया था वो आपका किसके द्वारा लाया गया था, तो NISG के द्वारा ये पोस्ट की थी लिंक्डइन के द्वारा। तो आप लोग देख रहे हो कि सरकार भी इस तरीके से सोशल मीडिया को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही है। लिंक्डइन जो है दो एडवांटेज यहाँ पे ऑफर कर रही है। एक क्या है कि यहाँ पे आप लोग जो है ना पब्लिश करो टूल्स को जो कि जॉब पोस्टिंग के लिए है, और इसमें आपका 500 मिलियंस रजिस्टर्ड यूज़र्स को यहाँ पे आपका कवर किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके रेडली व्यूज़ हैं जो कि ये सारे वैकेंसीज़ को देख पा रहे हैं और अगर इंटरेस्टेड है तो वो अप्लाई भी कर पाते हैं। फॉरेन रिलेशन की अगर बात करें उसमें कैसे ये सोशल मीडिया आपकी हेल्प कर रही है, तो सोशल मीडिया जो है ना यहाँ पे आपकी डिस्टेंस को यहाँ पे कम करती है। जैसे आप लोग देखते हो कि अगर कोई भी बाहर के कंट्रीज़ में भी लोग हैं, जैसे हमारे डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है, तो उनसे भी कनेक्ट कर पाते हैं हम लोग जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे पास जो है बहुत अच्छे तरीके के सोशल मीडियाज़ है। व्हाट्सएप है, ईजिली आप लोग वीडियो कॉल कर लो या फिर ऑडियो कॉल कर लो, वो भी आपका बस चार्जेस किस चीज़ का लगता है, तो इंटरनेट का। अगर आपके पास इंटरनेट है तो यू कैन ईजिली मेक योर वीडियो कॉल विथ योर फ्रेंड्स और यू कैन ईजिली कनेक्ट विथ योर फ्रेंड्स विथ योर फैमिली मेंबर्स बाय ऑडियो कॉल भी, है कि नहीं। तो सोशल मीडिया में भी यही चीज़ है। बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जो कि सोशल मीडिया का आज के डेट में इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी भी आपको देखने को मिलेगा कि जो कि सबमिट है। जैसे कि आप लोग देखो जो नैम का सबमिट था वो आपका नहीं हो पाया था, तो ऑनलाइन ही सबमिट ये आपका जो है सारे जितने भी आपके सारे जितने भी स्टेट मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ के जो भी यहाँ पे डेलीगेटरीज हैं उनके द्वारा इसको जो है आपका ज्वाइन किया गया था। उसी में आप लोग देखोगे कि बहुत सारे जो कंट्रीज़ के एम्बेसीज होते हैं, एम्बेसडर होते हैं, फॉरेन कंसल्टेशंस होते हैं, वो काफ़ी एक्टिव होते हैं फेसबुक और ट्विटर में। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आप पैराग्वे के जो यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे था, तो पैराग्वे के इंडिपेंडेंस डे में भी इंडिया ने यहाँ पे जो है इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उन्होंने यहाँ पे जो ऑफिशियल ट्विटर्स यहाँ पे पब्लिश करी थी, और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वेबसाइट भी है। यानी कि यहाँ पे आप लोग देखो कि पैराग्वे की जो यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे थी ना, तो उसको भी हम लोग हर साल बहुत अच्छे से एंजॉय करते थे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, बट इस बार हम लोग सोशल मीडिया में ही उनको सेलिब्रेट कर दिए। सोशल मीडिया में ही हम लोग उनको जो है ना कॉन्ग्रेचुलेट कर दिए। ओके, बिजनेस और इंडस्ट्री रिलेशन में देखिए कि सोशल मीडिया का क्या रोल है। तो गवर्नमेंट की एजेंसीज पार्टनर है, जो कि बिजनेसमैन हो, चाहे इंडस्ट्री बॉडीज़ हो, ट्रेड है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये रेगुलर बेसिस पे आप देखोगे कि पॉलिसी के लिए, कंसल्टेशंस के लिए, नेटवर्किंग के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं। बिजनेस जो है एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही है। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है, जिसमें कि काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे कंट्रीब्यूट की जा रही है, वो भी इंटरनेट इकॉनमी। और कैसे हो रहा है, तो ये एडवर्टीज़ करके, यानी कि आप लोग भी देखते हो कि बहुत सारे बिजनेस का जो है एडवर्टीज़ होता है। अभी भी आप लोग मेरी यहाँ पे वीडियोस देख रहे हो तो बीच बीच में एडवर्टीजमेंट आती है। तो ये एडवर्टीजमेंट चाहे आप लोग की कोई भी जैसे कोई भी एग्जाम्स के लिए होती है, कोई भी आपके प्रोडक्ट के लिए होती है, कोई भी बिजनेसेस के लिए होती है, तो ये एडवर्टीजमेंट के लिए होती है। एडवर्टीजमेंट के थ्रू आपको बताया जाता है। पेड सर्विसेज होती है, जैसे कि आप लोग मीडिया वगैरह देख लो, जो भी आपके न्यूज़ चैनल है वो पेड सर्विस उसमें दिया जाता है। बहुत सारे मोनेटाइजेशन मॉडल भी है इंटरनेट में, चाहे वो पूरी तरीके से या पार्शली तरीके से जो है ना यहाँ पे आपके मोनेटाइज किए रहते हैं। B2B है, बिजनेस टू बिजनेस है, लार्ज कॉर्पोरेशन है जिसमें कि लार्ज एडवर्टाइज़ किया जाता है, मार्केटिंग बजट होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया के नेशंस में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। दो एग्जांपल अगर आप लोग देखोगे तो पहली तो यहाँ पे फेसबुक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा यहाँ पे पोस्ट किया गया था, और वो यहाँ पे बता रहे थे कि मिनिस्टर्स जो है वो एड्रेस कर रहे हैं इंडस्ट्री गैदरिंग के लिए। वहीं अगर सेकेंड देखें तो ये आपका जो है इन्विटेशन जो कि ट्विटर में दिया गया है, वो भी इंडस्ट्री समिट के लिए, जो कि एजुकेशन पे है, और ये आपके इंडियन कंसुलेट के द्वारा दिया जाता है, जो कि इंडोनेशिया में बैठे हुए हैं। तो ये भी आप लोग देख रहे हो कि फॉरेन रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। हमारी बिजनेस इंडस्ट्री रिलेशंस भी जो है हम लोग सोशल मीडिया में अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। लाइव ट्रैफिक अपडेट की बात करें तो रियल टाइम जो है ट्रैफिक अपडेट दिया जाता है, यहाँ पे एडवाइस भी दिया जाता है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की जो यहाँ पे लोकल ट्रैफिक है उसको भी यहाँ पे हम लोग शेयर करते हैं। और ये कैसे करते हैं, तो लोकल ट्रैफिक पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट के द्वारा हम लोग इसको शेयर करते हैं। ये
सारी अपडेट है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती है, और जो भी आपकी ट्रैफिक जैम वगैरह है उसको हम लोग अवॉइड कर पाते हैं, लोगों की यहाँ पे जो टाइम्स है उसको भी सेव कर पाते हैं। तो लाइव अपडेट भी यहाँ पे पिकअप किया जाता है लोकल एफएम रेडियो चैनल के द्वारा, जो कि यहाँ पे सिविक्स के जितने भी लोग हैं उनकी बातें बताते हैं, शेयर भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ भी किया जाता है। दो एग्जाम्पल यहाँ पे भी बताया जा रहा है। एक तो है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस शेयरिंग अपडेट्स है जो कि ट्विटर पे करते रहती है। अगर कहीं भी दिल्ली में आप लोग देखते हो कि मास नंबर पे जो है आपकी ब्लॉकेज हो जाती है, अगर रोड ब्लॉकेज हो गई तो ये सोशल मीडिया या फिर ट्विटर में आपका ये अपडेट कर दिया जाता है, जिससे कि तुरंत वहाँ पे जो है ना रोड ब्लॉकेज को आपका रोका जाता है, खोला जाता है, और उसके बाद जो आपकी जो रनिंग ऑफ कार्स वगैरह होती है वो वहाँ पे स्मूथली हो जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट अगर हम लोग देखें तो गवर्नमेंट जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स और बायर्स है गुड्स एंड सर्विसेज की। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि प्रोक्योर करती है, यानी कि लार्जली तरीके से ये बाय भी करती है, और ये बेस्ट होता है टेंडरिंग प्रोसेस में, ओपन टेंडरिंग प्रोसेस में। तो यहाँ पे हर किसी को चांस दिया जाता है कि वो इस तरीके के प्लेटफॉर्म में आए, पार्टिसिपेट करे, और अपनी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनको वो यहाँ पे जो है अपना बेचे, ओके, खरीदे या बेचे। उसके बाद सिटीजन सर्विस डिलीवरी ऐप भी है। आप लोग देखते हो कि बहुत सारे ऐसे ऐप भी लाया गया है जो कि सिटीजन सर्विस के लिए है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखो कि सिटीजन्स के लिए सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा की चैनल यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, जिसके थ्रू जो है ना सारे ऐप्स के बारे में यहाँ पे अवेयरनेस दिया जा रहा है, और लोग उसको डाउनलोड भी करते हैं, क्योंकि ये सारे ऐप्स जो है ना वो मास टारगेटेड है और यहाँ पे लोगों के लिए है। तो आप लोग देखो कि बहुत सारे ऐसे भी ऐप जो है गवर्नमेंट के द्वारा आज के डेट में लाया गया है। तो सबसे अच्छा जो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ वो है डिजी लॉकर। अगर आप लोग डिजी लॉकर का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप लोग प्लीज़ कीजिए, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग एस्पिरेंट हो, या फिर आप लोग कोई भी हो, अगर जॉब वर्कर भी हो, तो इसमें क्या है ना कि आप लोग की जितनी भी डॉक्यूमेंट है, जो भी सर्टिफिकेट्स है, वो सारी को आप लोग स्कैन करके आराम से आप लोग डिजी लॉकर पे रख सकते हो। एक ऐप है इसमें, और आप लोग कहीं भी ट्रैवल करते हो तो आप लोग को एक प्रॉपर जो आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको लेकर ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, डिजी लॉकर से ही भी आप लोग दिखा सकते हो। उमंग की बात करें तो उमंग एक तरीके का आपको गेटवे देखने को मिलेगा। एक बार आप उमंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, उसमें देखिएगा आपको मल्टीपल आपको जो है इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलने वाली है, यानी कि बहुत सारे गवर्नमेंट सर्विस जितनी भी अवेलेबल है ना उसके बारे में आपको उमंग ऐप में एक जगह सारी चीज़ें स्टोर देखने को मिलेगा। तो इससे क्या है ना कि गवर्नमेंट भी अपनी चीज़ों को यहाँ पे प्रमोट कर पाते, और इंडिविजुअल जो सोशल मीडिया हैंडल्स है ना उसको भी यहाँ पे प्रमोट कर पा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, दिस टू फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिटीजन्स जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेडी होते हैं, यानी कि हम लोग भी रेडी होते हैं ना कि गवर्नमेंट की जो भी डिपार्टमेंट है उसको एक्सेस कर सके, उनके ये जो ऑफिसर्स है वो किस तरीके से फंक्शंस कर रहे हैं ये सारी चीज़ों को जान सके। तो ऑफिशियल की जो सेटअप है उसकी साइज़ हो या एक्सपेंसेस हो, ये ईजी नहीं है फिगर आउट करना। एक सेकेंड, हाँ ये इजी नहीं है फिगर आउट करना, लेकिन इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हम लोग देख पाते हैं। सोशल मीडिया जो है ना इन सब केसेस में काफ़ी ज़्यादा रेस्क्यू है। यहाँ पे भी बहुत अच्छा एग्जांपल बताया गया है कि कैसे पुलिस डिपार्टमेंट जो डीमा हसाओ है, वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन आसाम में है, वो पब्लिकली शेयर किए थे फ़ोन नंबर, वो भी अपने टॉप ऑफिसर्स का, अपने टॉप रैंकर का और फाइल का। इस तरीके से जो मेजर्स है ना वो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को रिड्यूस करती है, और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को भी प्रमोट करती है। और ये आपकी जो सिटीजन्स के आंखों में ना ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि अच्छी होती है, क्योंकि हम जैसे सिटीजन्स क्या चाहते हैं कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स है, जो भी यहाँ पे आपके एडमिनिस्ट्रेटर है, जो भी आप हमारे गवर्नमेंट है, वो ऐसा काम करे जिससे कि हम लोग को समझ में आए कि उनको अगर फंड दिया जा रहा है, वो अगर कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो सही तरीके से कर सके, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो। ट्रांसपेरेंसी कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके का करप्शन ना हो, किसी भी तरीके का आप डबल मीन ना निकाले, आप आराम से जो है सही तरीके से आप लोग जो भी काम दिया जा रहा है उस काम को करें, और उसमें दिखे, यानी कि ये देखने में बने कि आप लोग जो है सही काम कर रहे हो। अकाउंटेबिलिटी कहने का मतलब होता है कि अगर कोई भी चीज़ गलत होती है, जैसे कि अगर कोई भी बिल्डिंग बनाया जाता है, कल को अगर हल्की सी अर्थक्वेक आ जाए 2-3 रिक्टर टाइप का, तो उसमें क्या है कि आपकी बिल्डिंग गिर गई, तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल, कौन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है? तो कोई तो रिस्पॉन्सिबल लेने के लिए हो। ट्रेन एक्सीडेंट इतना ज़्यादा हमारे कंट्री में होती है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आगे नहीं आते। तो हर एक आपका जो स्कीम बनाया जाता है, प्रोग्राम बनाया जाता है, उसमें हर एक चीज़ के लिए, ड्यूटी के लिए एक इंसान होने चाहिए। अगर उसमें कोई भी ड्रॉबैक होता है, लूपहोल होता है, तो उसके लिए जो है किसी भी एक इंसान को, पर्टिकुलर पर्सन को पकड़ा जाए, तो वो एक अकाउंटेबिलिटी होती है। ओके, तो सोशल मीडिया का बहुत बड़े पैमाने पर मैं यहाँ पे इस आर्टिकल को डिस्कस की हूँ, जो कि मुझे बहुत ही
मेनली बहुत ही अच्छा लगा पर्सनली, क्योंकि आपको यहाँ से जो है ना इससे भी आ सकता है सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की एग्जाम दो या फिर आप लोग कोई भी यूपीएससी के भी एग्जाम में सोशल मीडिया के ऊपर जो है आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो इसी से जो है काफ़ी कुछ आप लोग को मिल गया, हर एक टॉपिक, एक तो सारी पॉइंट्स आप लोग को मिल गई, तो पॉइंट्स को आप लोग ज़रूर बुलेट पॉइंट्स के हिसाब से आप लोग लिख लीजिएगा। उसमें कि उसके अंदर भी आप लोग को जो है 2 एग्जाम्पल ज़रूर दिख गए। तो इस तरीके से आप लोग जो है ना एक एक आर्टिकल को जो है अपने A4 शीट में अच्छे से उसको आप लोग प्रिपेयर कर लो, बुलेट पॉइंट्स बना लो, साथ ही साथ आप लोग जो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ उसको भी नोट डाउन कर लो, क्योंकि एथिक्स के पेपर आपको लिखने हैं। एथिक्स के पेपर में आप लोग बिना एग्जाम्पल के तो कुछ भी चीज़ नहीं लिख सकते हो। जितना एग्जाम्पल आप लोग इंक्लूड करोगे उतना अच्छा एथिक्स में आपको मार्क्स मिलने को मिलेगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आते हैं। तो इसी से रिलेटेड है, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब यहाँ पे बात करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र किया जाता है, आज के डेट में आप लोग देखोगे कि डीबीटी है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। इट मीन्स कि क्या है कि गवर्नमेंट जो है अगर किसी को भी बेनिफिट देनी है तो उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट वो मनी ट्रांसफ़र कर देंगे। तो गवर्नमेंट टू यहाँ पे जो है सिटीजन्स में ये डायरेक्ट आपका ट्रांसफ़र हो रहा है और सिटीजन्स के बैंक अकाउंट में जो है सरकार यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रही है। जैसे आप लोग देखते हो कि आप लोग अगर गैस सिलेंडर ले रहे हो तो उसमें आपको सब्सिडी मिलता है, जिसके भी नाम पर गैस सिलेंडर आती है, कुछ दिनों के बाद जो है आपको सरकार उससे सब्सिडी देती है, उसी बैंक अकाउंट में आपके पैसे आ जाते हैं। तो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन इज ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। उसके बाद आप लोग देखते हो कि अभी पीएम किसान लाया गया। सो व्हाट इज़ पीएम किसान? पीएम किसान में क्या है ना कि यहाँ पे सरकार जो है फार्मर्स को 6,000 रुपीज़ देगी, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में, और वो भी 1 साल में। तो ये क्या है कि ये भी आपके जो है जो भी किसान यहाँ पे आपके इनरोल हुए उनके बैंक अकाउंट में ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हो कि सरकार जो है वल्नरेबल ग्रुप्स को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करती है उनके लाइफ को सेव करने के लिए, और इन सभी में जो है डिजिटल ऐप जो डेवलप किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी तरीके के क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करने में। तो ये आर्टिकल में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जो कि यहाँ पे एक शाइनिंग एग्जाम्पल है कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है ना एक अच्छा खासा काम कर रही है, अपने आप को एक ड्राइवर जैसा लेकर आ रही है और अनेबलर है, वो भी किस समय? तो कोविड-19 के क्राइसिस के टाइम पे। तो यहाँ पे अब हम लोग आएंगे आरोग्य सेतु में, ठीक है। बहुत ही एक्सटेंसिवली इसको कवर किया गया है, तो ध्यान से इसको सुनिएगा। ये इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि कोविड-19 जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक कहने का मतलब है कि एक ऐसी बीमारी, महामारी जिसको कहते हैं, जो कि आपके 2 से ज़्यादा कॉन्टिनेंट में फैल गई हो, जिसकी कोई भी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं हो और इससे बहुत सारे लोगों की जान जा रही हो, तो इसको कहते हैं पेंडेमिक। इंडियन गवर्नमेंट जो है ना डिजिटल टेक्नोलॉजी को बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल की है, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया गया है नेशनल पोर्टल्स में, मोबाइल ऐप में, और ये भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है ना बहुत ज़्यादा चीज़ यहाँ पे लोगों को बताया गया है, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी कंट्री में आपको पुअर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इलिटरेसी की रेट बहुत ज़्यादा हाई है, तो लोगों को पता नहीं चलता है कि क्या है नहीं है, महामारी किसे कहते हैं, पेंडेमिक किसे कहते हैं, ये कोरोना क्या है, नोबडी नोज। ओके, नोबडी का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर अनअवेयर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिजीजेस, तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे यहाँ पे बताया जाए। तो सरकार यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि लोगों को अवेयर करना है। अवेयर किस चीज़ के लिए करना है? कि प्रिवेंशन, क्योंकि अभी तक इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, वही वाली फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होती है। और प्रिवेंशन कैसे करना है कि आप लोग बाहर भी जाते हो तो एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, अच्छे से आप लोग प्रॉपर जो है मास्क वियर करके जाओ, उसके बाद आप लोग सैनिटाइज़र हमेशा यूज़ करो, बाहर जाओ, जो भी आप लोग घर आते हो, जो भी कपड़े पहन के घर आते हो, कपड़े को पूरी तरीके से आप लोग वॉश आउट कर दो, अपने आप को जो है क्लीन कर लो, जो भी आपका एरिया एक्सपोज हो रहा है बाहर, हाथ हो रहा है, फेस हो रहा है, उसको अच्छे से क्लीन करके ही आप लोग अंदर आओ। साथ ही कोई भी सामान लेकर आ रहे हो तो कुछ घंटे के लिए आप लोग बाहर ही रख दो। जैसे कुछ भी अगर आप लोग वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आते हो, कुछ भी खाने पीने का सामान लेकर आते हो, तो तुरंत से आप लोग को घर के अंदर लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, बाहर की जो बरंडा वगैरह है उसी में आप लोग रख दो। कम से कम 8 घंटे आप लोग अगर बाहर रखते हो तो उससे क्या होता है ना कि वायरस जो है, वायरस को हमेशा एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती है जिंदा रहने के लिए, अगर वायरस आपके बाहर रहते हैं ना, ओपन एयर में रहते हैं, तो वो 8 घंटा से ज़्यादा जो है सस्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए आप कुछ भी लेकर आते हो बाहर रखो, उसके बाद प्रॉपर उसको जो है क्लीन करके सैनिटाइज करके, चाहे वेजिटेबल्स वगैरह है तो उसको अच्छे से वेजी वॉश से धोकर या फिर पानी से अच्छे से क्लीन करके ही आप लोग अंदर लाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो कि सरकार यहाँ पे बताने का कोशिश की है, तो ये सारी चीज़ें जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू सरकार आप लोग को अवेयर करी है। अब आती है यहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप। तो आप लोग को पता है कि बहुत ही वेरी स्टार्टिंग में ही ये आरोग्य सेतु ऐप जो है ना, यहाँ पे लोगों को बताया गया था कि आपको यहाँ पर रिस्क से बचाया जाएगा, जो भी कोरोना वायरस इन्फेक्शन है ना उसके रिस्क से बचाया जाएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है पीपल्स के
इंटरैक्शंस के साथ। साथ ही यहाँ पे आप अगर आप लोग इसको डाउनलोड करते हो ना, तो आपसे 100 तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, खांसी हो रहा है, कफ हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़ कैसी है आपकी, कोई भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है कि नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे चेकअप किया जाता है। साथ ही जब भी आप लोग इस ऐप को इस्तेमाल करोगे तो आपको जो है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। इसमें सही तरीके से जो है एल्गोरिथम दी गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसके थ्रू आपको देखते हो चैट बॉट जो है, जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। अगर आप लोग कोई भी आंसर किया जा रहा है उसमें आंसर कर रहे हो, कोई क्वेश्चंस कर रहे हो उसमें आप आंसर कर रहे हो ना, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस फर्दर देखने को मिलेंगे। एक बार स्मार्टफोन पे ये इंस्टॉल्ड हो जाता है, जो कि काफ़ी ईजी है, यूज़र फ्रेंडली प्रोसेस है। तो ऐप जो है ना वो यहाँ पे दूसरे डिवाइस को भी यहाँ पे डिटेक्ट करती है, जो कि आरोग्य सेतु इंस्टॉल्ड है। तो अगर जैसे दो फ़ोन अगर आरोग्य सेतु इंस्टॉल अगर एक साथ लाओगे तो वो एक दूसरे को आपका जो है डिटेक्ट कर लेगी। और अगर अगल बगल किसी भी पर्सन को अगर इस तरीके से कोरोना वायरस है तो आपको इसमें नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये आरोग्य सेतु बग बाउंटी प्रोग्राम। सो व्हाट इज़ दिस? आरोग्य सेतु जो प्रोडक्शन बिल्ड है, यानी कि आरोग्य सेतु प्रोडक्शन बिल्ड ऑफ एंड्रॉयड ऐप है, इसको फॉलोड भी किया गया है आपका iOS के द्वारा, यानी कि iOS से भी है, एंड्रॉयड भी है, और साथ ही साथ API डॉक्यूमेंटेशन है जो कि अवेलेबल है ओपन सोर्स रिसर्च कम्युनिटी में। सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिलेटेड अगर फ्लॉज देखें, बहुत सारे न्यूज़ आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, हमारे डेटास को चोरी किया गया रहा है। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज़ और प्राइवेसी के बारे में देखें तो सिक्योरिटी रिसर्च के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, जो कि नोटिफाइड किया जाता है इस तरीके से आपका, यानी कि एज bugbounty@nic.in.only। ये सब्जेक्ट लाइन है, सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट है। ओके, तो ये सारी इतनी डिटेल है। इस तरीके से जो काम किया जा रहा है इसको रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर कहा जाता है, और इस तरीके की जो रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर है ये आपका एलिजिबल होता है सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड के लिए। अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि कोई भी इंप्रूवमेंट अगर यहाँ पे सोर्स कोड में किया जा रहा है तो ये रिपोर्ट होगा किस में, तो इस तरीके की वेबसाइट में यहाँ पे आपका रिपोर्ट होगा। बॉन्टी और रिवॉर्ड कैटेगरी अगर देखें तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है। इट मीन्स कि सिक्योरिटी अगर वल्नरेबिलिटी है, आपकी सिक्योरिटी अगर किसी भी तरीके से हर्ट होती है, तो यहाँ पे आपको देखो कि ₹3 लाख जो है वो आपका 1 लाख तक, यानी कि अप टू यहाँ पे आपका 3 लाख से आपका 1 लाख तक जो है ना वल्नरेबिलिटी मेंशन किया गया है, वो भी आपका पॉइंट 3.2 इन इसको वल्नरेबिलिटी में। सबमिशंस जो यहाँ पे है 1 इंडिविजुअल को किया जाएगा या फिर सारे 3 को किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 लोग हैं तो तीनों का यहाँ पे आपका सबमिशन किया जाएगा, या फिर 1 लोग है तो 1 को यहाँ पे जो है 1 लाख यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद सजेशन और इम्प्रूवमेंट अगर आप सोर्स कोड में देखोगे तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ तक है इन स्कोप, अगर कोई कोड इम्प्रूवमेंट होता है तो ये आपका जो है ना एक तरीके से रखा गया। देखिए मेनली यहाँ से समझने का कोशिश कीजिए कि बग बाउंटी प्रोग्राम है क्या। बग मीन्स होता है कोई भी तरीके का मिस्टेक। जब हम लोग कोडिंग करते हैं, जब प्रोग्राम आपका बनता है तो उसमें जो एल्गोरिथम में हम लोग यहाँ पे इनपुट करते हैं, तो उस समय क्या होता है ना कि बग को देखा जाता है कि कहीं पे एल्गोरिथम में, कोडिंग में कहीं तो आपका मिस्टेक्स तो नहीं है। तो ये बग बाउंटी प्रोग्राम है, यानी कि आरोग्य सेतु के तहत क्या है ना कि यहाँ पे आपका पार्टनर के साथ काम किया जा रहा है सिक्योरिटी रिसर्च के लिए। मेनली जो यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा कि आरोग्य सेतु कितना ज़्यादा इफेक्टिवनेस है, और यहाँ पे इसकी सिक्योरिटी को इन्हांस करना है और यूज़र ट्रस्ट को बिल्ड करना है। यानी कि हम जैसे इंसान को अगर यहाँ पे ट्रस्ट होगा इस ऐप में, हमें ऐसा नहीं लगेगा कि सरकार हमारी डेटा को चोरी करना चाहती है, या फिर चोरी कर भी ली तो सरकार उसको जो है प्राइवेसी अगर हमारी भंग हो जाती है तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल। तो इस तरीके का केस अगर नहीं होता है तभी तो हम लोग ये सारे ऐप को इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है ना कि कितना आरोग्य सेतु जो है इफेक्टिव है, साथ ही इसके सिक्योरिटी को इन्हांस करना है, यूजर्स में ट्रस्ट को बिल्ड करना है। इसका एम है कि जो भी इंडियन के डेवलपर कम्युनिटी है ना उनको इंक्रेज करना है। अगर उनको लगता है कि इस ऐप में किसी भी तरीके का सिक्योरिटी फ्लॉज है, किसी भी तरीके का सिक्योरिटी थ्रेड है ना, तो उनको यहाँ पे अगर वो बताते हैं तो उनको यहाँ पे 1 लाख तक का भी रिवॉर्ड दिया जाएगा। यानी कि 1 लोग है तो 1 लाख दिया जाएगा, इसी में अगर 3 लोग होते हैं तो 3 लाख तक का भी दिया जाता है। पर पर्सन यहाँ पे 1 लाख तक का आपका रखा गया है। सो दिस इज़ बग बाउंटी प्रोग्राम है, जिससे कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस ऐप में जो है ना बहुत सारा सिक्योरिटी की भी बात की जा रही है। अगर सिक्योरिटी भंग होता है और उसमें अगर बताया जाता है किसी भी यहाँ पे इंडियन डेवलपर कम्युनिटी के द्वारा कि यहाँ पे सिक्योरिटी सही नहीं है इस ऐप में, तो उनको इस तरीके का रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। ओके, आई होप कि आपका जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट और एक और योजना है, इसके बारे में देखिए। डिसबर्सल प्लान है PM जनधन योजना विमेन बेनिफिशरीज। तो ये सारे योजना के बारे में ही अब आपका जो है क्वेश्चंस बनने का तैयार हो जाता है आपकी प्रीलिम्स में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देखो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है, यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना विमेन बेनिफिशरीज को जो है ना क्रेडिट किया गया है, और उनके अकाउंट में जो है ना 500 पर मंथ यहाँ पे दिया जा रहा है, वो भी मई का। और ये जो मनी है ना
इनके बैंक में ये सेफ़ है और यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है कि विड्रॉवल के लिए जो है वो लोग रश करें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बैंकों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था जब ये पता चला था कि जनधन में जितनी भी अकाउंट है तो महिलाओं को यहाँ पे 500 रुपीज़ उनके अकाउंट में दिया जा रहा था। तो सारी महिलाएं जो है उनको विड्रॉ करने के लिए बैंकों में लाइन लगा ली थी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे भी ये कहा गया था कि रश करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इनके अकाउंट में अगर चला गया तो वो वहीं पर रहेगा। अगर यहाँ पे बताया जा रहा है कि 11 मंथ के बाद बेनिफिशरीज जो है ना इसको किसी भी तरीके से यहाँ पे अपना विड्रॉ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर किया गया है। ओवर क्राउडिंग जो बैंक में हो रही है उसको यहाँ पे कम किया जा रहा है। बेनिफिशरीज को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो अबव स्केड्यूल को वो फॉलो करें और सेफ्टी को इंश्योर करें। साथ ही यहाँ पे बेनिफिशरीज जो है ना नेबरहुड जो एटीएम है जिसमें रुपे कार्ड, बैंक मित्राज, ये सारे तरीक़ों से वो यहाँ पे विड्रॉ कर सकती है और बैंक में जाने से जो यहाँ पे आपका जो ओवर क्राउडिंग है उसको यहाँ पे ख़त्म किया जा सकता है। तो बैंक अकाउंट एंडिंग ऐसा बताया गया है कि जिसकी बैंक अकाउंट में 0 और 1 है वो यहाँ पे उनको उनको यहाँ पे 4 मई को दिया जाएगा। जिससे आपका एंड होता है बैंक अकाउंट 2 या 3 से तो उसको 5 मई को दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आपका शेड्यूल में ये सेंड किया गया है, सबके अकाउंट में ये मनी दी गई है, तो इसको ध्यान रखना है। अब इसमें आप देखोगे कि उसके बाद यहाँ पे तो हम लोग देख लिए कि कोरोना वायरस और कोरोना वायरस के साथ साथ हम लोग यहाँ पे आरोग्य सेतु देख लिए। आरोग्य सेतु में आपको ध्यान रखना है कि जो पर्सनल डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है ऐप के द्वारा वो इनक्रिप्टेड वे में है। इनक्रिप्टेड वे कहने का मतलब है कि जैसे कि आप लोग यहाँ पे आपका डेटा यहाँ पे आपका नाम मान लीजिए कि राहुल है, ठीक है, तो राहुल है तो राहुल को यहाँ पे क्या किया जाएगा कि इनक्रिप्ट वे में रखा जाएगा, यानी कि मान लीजिए कि 123 इनका कोड है, तो इस तरीके से आपका सेव हो रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक सिक्योरिटी आप कह सकते हो कि हर एक डेटा आपका इनक्रिप्टेड वे में रखा जा रहा है। और ये कैसे यूज़ हो रहा है, तो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हो रहा है। और साथ ही साथ आप लोग देखोगे कि 11 लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि आरोग्य सेतु में कितने टोटल लैंग्वेज हैं। सो 11 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। इसके बाद देखते हैं चैट बोट। तो आप लोग को पता है कि चैट बोट भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आस्क दिशा आप लोग देख सकते हो। जैसे आप लोग IRCTC की जो वेबसाइट है उसको ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको जो है राइट साइड में एंड में आपको चैट बोट देखने को मिलेगा और आस्क दिशा लिखा रहेगा, यानी कि आप लोग पूछिए कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होता है, वो आपको वहाँ पे आंसर देगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यहाँ पे लॉन्च की है, वो भी व्हाट्सएप की चैट बोट, जिससे कि सिटीजन्स जो है ना किसी भी तरीके का इंस्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं और आंसर ले सकते हैं। अगर उनको किसी भी तरीके की क्वेरीज यहाँ पे जाननी है कोरोना वायरस पैंडेमिक से रिलेटेड, तो यहाँ पे हाई उनको लिखना है, वो भी इस नंबर पे, और कॉल करना है माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क में, तो उनको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके का भी यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे गवर्नमेंट क्या लॉन्च करी है, तो कोरोना कवच। कोरोना कवच भी यहाँ पे आपका लॉन्च किया गया और इसको बनाया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये कोलैबोरेट करी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ। प्लीज़ गाइज रिमेंबर इट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अभी आने वाले प्रीलिम्स या फिर आप लोग कोई भी एग्जाम दोगे ना, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। मिनिस्ट्री आप लोग को पता है कि एक ऑप्शन में आपका मिनिस्ट्री भी रखा जाता है, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिए। साथ ही ये एप्लीकेशंस आपके यूज़र्स को प्रोवाइड करेगी रियल टाइम लोकेशन। अगर कोई भी इन्फेक्टेड यूज़र्स है तो उनके लिए उनके बारे में रियल टाइम आपका जो है लोकेशन बताया जाएगा, जो भी एक्टिवेटेड है कवच फीचर्स में। तो ये भी बहुत अच्छी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही कोविड-19 फीडबैक भी है। यहाँ पे देखिए कि ये एप्लीकेशंस आपका जो लाया गया है ना, इसमें जो है आपका फीडबैक भी रखा गया है, यानी कि लोगों के द्वारा अगर उनको ये एप्लीकेशन अच्छे लग रहे हैं तो उनके द्वारा यहाँ पे फीडबैक भी दिया जाएगा। जैसे कि मैं भी हमेशा बोलती हूँ ना कि कोई भी तरीके का अगर आपको डाउट, कोई सजेशंस है, सजेशंस देनी है, इट मीन्स कि फीडबैक देनी है कि आपको मेरे लेसन कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, आपको किस चीज़ पे यहाँ पे टॉपिक चाहिए या फिर क्या आपको मेरे से चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कोविड-19 एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे था, जिसको कि आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ टोल फ्री नंबर है 1075, जिसमें कि यहाँ पे लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन भी दिया जा रहा है। ईमेल आईडी भी आपका रखा गया है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये ईमेल आईडी भी है जिससे कि आप लोग यहाँ पे इसके थ्रू भी जो है अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग यहाँ पे जान सको। यहाँ पे है सैम प्रैक। तो सैम प्रैक भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि DRDO ने एक एप्लीकेशन यहाँ पे ऐप को यहाँ पे लॉन्च करा है जिसका नाम है सैम प्रैक। तो इससे क्या है ना कि लोगों को ट्रैक किया जाएगा, जो भी यहाँ पे क्वारंटीन में है, इट मीन्स कि आइसोलेट में है, क्वारंटीन में रखे गए, तो उनको यहाँ पे ट्रैक किया जाएगा। एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसमें कि ऐप में आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी स्मार्टफोन में इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा जो कि यहाँ पे इन्फेक्टेड कोविड-19 पेशेंट है, यानी कि जो भी यहाँ पे पेशेंट है उनके स्मार्टफोन में इसको यहाँ पे आपका जो है इंस्टॉल किया जाएगा। ये सर्वर साइड एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पे स्टेट अथॉरिटीज़ के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा कोई भी पेशेंट को ट्रैक करने में। जैसे कि आप लोग देखते हो कि क्वारंटीन में रखा जाता है, कहीं से भी आप लोग बाहर से अगर आए हो या फिर अगर आप लोग मतलब कि क्वारंटीन सेंटर में रहते हो, तो वहाँ पे अगर आप लोग इस तरीके के पेशेंट हो और आप लोग वापस से घर जा रहे हो तो आपको यहाँ पे ट्रैक किया जाएगा। ये सिस्टम अनेबल जो है आपका
आपका जियो फेंसिंग है, आर्टिफिशियल बेस्ड ऑटोमेटेड फेस रिकग्निशन है, आपके फेस को भी रिकग्नाइज करेगा, और कैपेबिलिटी है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे एक सही तरीके से आपको जो है डिस्प्ले किया जाएगा, और वो भी कलर कोड में। तो यहाँ पे कलर कोड भी रखा गया है, यानी कि आपका रेड, ऑरेंज, ग्रीन के तहत आपका रखा गया है, और जिस तरीके से आपका हॉट स्पॉट में अगर वो इंसान है या कंटेनमेंट जोन में है तो उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ऑनेस्ट यूजर्स है इस ऐप का, तो इससे क्या है ना कि होम आइसोलेशन का एक ऑप्शन भी है इंस्टीड ऑफ आइसोलेशन, जो कि गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करी, जिसको हम लोग क्वारंटीन सेंटर भी कह रहे हैं। तो अगर आप लोग बाहर से आए हो या फिर सस्पेक्टेड हो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के, अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में आए हो तो खुद को भी आप लोग सेल्फ आइसोलेट कर रहे हो, तो सेल्फ आइसोलेट कर रहे हो तो आपको ये ऐप रखना है। और इस ऐप से क्या होगा ना कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो आपको ट्रैक करते रहेगी कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, और आपकी जो है एक अभी कैसी स्टेटस है इसके बारे में पूरा पता चलते रहेगा। उसके बाद डीबीटी है, जो कि आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। इसमें आप लोग को पता है कि सरकार जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र की है, यानी कि एलपीजी सब्सिडी देती है, मनरेगा पेमेंट देते हैं, ओल्ड एज पेंशन भी दिया जाता है, स्कॉलरशिप बच्चों को दिया जाता है, जो कि डायरेक्टली यहाँ पे जो भी बेनिफिशरीज है उनके बैंक अकाउंट में जाता है। गवर्नमेंट की टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, इसमें आपको क्रूशियल देखने को मिलेगा पीएम गरीब कल्याण योजना, जो कि इनरोल किया गया था और कुछ रिलीफ प्रोवाइड की गई है पुअर और वल्नरेबल लोगों को, वो भी कोविड-19 के क्राइसिस में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 12 करोड़ विमेन जो है लो इनकम ग्रुप से, जिनकी यहाँ पे जनधन अकाउंट है, उनको 500 रुपीज़ दिया गया है, और वो भी फ्री दिया गया है, और 10,000 करोड़ ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लॉकडाउन के टाइम में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है वो यहाँ पे 2,000 हर किसी को दिया गया है, जो, और ये किसके अंदर दिया गया है, पीएम आपका किसान के तहत। 8 करोड़ यहाँ पे बेनिफिशरीज है जिनको उज्ज्वला योजना के तहत जो है एलपीजी स्कीम्स के अंदर जो है सिलेंडर दिया गया है, और 3 सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ऑफर किया गया है। 2.5 करोड़ बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को यहाँ पे जो फिनेंशियल सपोर्ट दिया गया है। इट मीन्स कि 3,950 करोड़ यहाँ पे दिया गया है, वो भी यहाँ पे डीबीटी के कारण, डीबीटी के थ्रू जो है उनको यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे 6.81 जो है ये आपका, मुझे लगता है कि 6,000 के अराउंड होगा, ये फ्री सिलेंडर जो है उज्ज्वला योजना बेनिफिशरीज के पास गई है। ओवर 12 लाख ईपीएफओ होल्डर जो है वो बेनिफिट हुए हैं, नॉन रिफंडेबल जो विड्रॉबल एडवांसेस थे उसको विड्रॉ करके। तो ये सारी इतने ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कोविड-19 पैंडेमिक के केसेस में के दौरान यहाँ पे आपका जो है सहयोग दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं सहयोग। तो सहयोग में क्या है कि सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे डेवलप करी है, वो भी ई प्लेटफॉर्म, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि जियो टैग्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो नेशंस की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा, जिससे कि गवर्नमेंट को, पब्लिक हेल्थ एजेंसीज़ को यहाँ पे हेल्प करी जाएगी, और एक अच्छा खासा डिसीजंस लिया जाएगा कि किस तरीके से कोविड-19 के जो यहाँ पे केसेस है ना उसको यहाँ पे रिजॉल्व कर सके। तो यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को यहाँ पे सहयोग किया जाएगा। टेस्टिंग लैब वगैरह है, कहाँ कितना यहाँ पे क्वारंटीन कैंप है, कंटेनमेंट और बफर जोन कैसी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से ऐप के द्वारा दिया जाएगा। जो मोबाइल बेस्ड ये एप्लीकेशन है इसको सहयोग किया जा रहा है, ये एक सहयोग कहा जा रहा है, ये हमारे कम्युनिटी वर्कर्स को काफ़ी हेल्प करेगी कि वो यहाँ पे गवर्नमेंट की ऑब्जेक्टिव्स को कैरी आउट करे और डोर टू डोर सर्वे करे। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद भीम ऐप, तो आप लोग में से कितने लोग हैं जो कि ये भीम ऐप का इस्तेमाल करते नहीं करते हो, तो एक बार करके देखिएगा, काफ़ी ट्रस्टेड और काफ़ी आपका इजी वे में है। भीम स्टैंड फॉर भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये एक इंडियन मोबाइल पेमेंट ऐप है जो कि डेवलप किया गया है एनपीसीआई के द्वारा। इसके ऊपर ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आपकी आ चुकी है, यूपीआई से भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, जो कि यहाँ पे यूपीआई यानी कि यहाँ पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के ये ऊपर बेस्ड है। ये आपका लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2016 को, और ये ई पेमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करती है कि आपको यहाँ पे अगर ट्रांजैक्शंस करनी है, किसी को ट्रांसफ़र करनी है, किसी से आपको रिसीव करनी है, तो भीम ऐप यू कैन ईजिली यूज़। इवन आप लोग अगर ई कॉमर्स में भी अगर आप लोग किसी भी चीज़ को परचेज़ करते हो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, एनी ई कॉमर्स स्टोर से, तो यू कैन पेमेंट बाय यूजिंग भीम। ओके, 24/7 है इसमें, आपका वीकेंड, बैंक हॉलीडे, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड है। आप लोग को यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अभी भीम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते हो, मतलब कि एक होता है ना कि डूज़ एंड डोंट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं है, आप कभी भी यहाँ पे भीम का अप्लाई यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आती है रुपे, तो कितने के पास यहाँ पे रुपे कार्ड है, तो रुपे एक तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि कार्ड स्कीम है। अगेन ये एनपीसीआई के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है और फुलफिल करती है ये आरबीआई की विजन की हमारे अपना घर का, यानी कि आप लोग देखते हो कि माई
मास्टर कार्ड है, मास्टर कार्ड है, ये सारी दूसरे कंट्री की यहाँ पे कार्ड है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसके ऊपर काफ़ी चार्जेस भी देनी पड़ती है। हमारी कंट्री की इंडिया की अगर आप लोग कार्ड देखोगे तो ये है रुपे कार्ड, जो कि डोमेस्टिक है, ओपन है और मल्टीलैटरल ये आपका जो है सिस्टम ऑफ पेमेंट है। रुपे फैसिलिटेट करती है इकोनॉमिक पेमेंट जो कि सारे इंडियन बैंक से है और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से है। उसके बाद IRCTC में आप देखो कि मोबाइल ऐप के थ्रू जो है यहाँ पे आप लोग IRCTC के जो कंज्यूमर्स है ना, उनको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि अब आप लंबे कतार में खड़े रहो, आप आराम से जो है ना घर बैठे और कहीं पे भी बैठ के आप लोग टिकट अपना बुक कर सकते हो। GEM की बात करें, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखो कि गवर्नमेंट की मार्केट प्लेस है। ये एक तरीके का कॉमर्स आपका पोर्टल है जहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट है वो अलाउ करती है कि वो जो भी चीज़ों की ज़रूरत है वो यहाँ पे खरीद सके, वो भी यहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स है बिना किसी कैश और फिजिकल पेमेंट के। तो GEM याद रखिएगा। उमंग ऐप फिर से आ गई, तो उमंग स्टैंड फॉर यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट। ये एक तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये ऐप है, ऑल इन वन है, यानी कि सारे यहाँ पे स्कीम्स का जो है ना एक जगह आपको देखने को मिलेगा। यानी कि सरकार जितनी भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है वो हर एक चीज़ जो है आपको उमंग ऐप में देखने को मिलेगा। एक आपका मल्टी सर्विस यहाँ पे फ्री वेयर मोबाइल ऐप है जिससे कि आप लोग एक्सेस कर सको, यानी कि 1200 से भी ज़्यादा सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट सर्विस यहाँ पे है उसको आप लोग एक जगह ही इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और ये एक इंडियन लैंग्वेज में भी आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करो, iOS इस्तेमाल करो, विंडो या फिर USSD इस्तेमाल करो, कोई भी तरीके का फीचर्ड फ़ोन आप इस्तेमाल करते हो उमंग ऐप का आप इस्तेमाल कर सकते हो आराम से। ठीक है, आराम से इंस्टॉल कीजिए और फिर ऐप कीजिए। इसमें कौन कौन सी सर्विस है ये भी देख लीजिए। आधार के बारे में है, डिजी लॉकर के बारे में, भारत बिल पेमेंट सिस्टम के बारे में, पैन EPFO सर्विस है, PM यहाँ पे KVY सर्विस है, AICTE है, CBSE है, टैक्स है, फ़ी है एंड यूटिलाइजेस बिल पेमेंट है, एजुकेशन, जॉब सर्विस, टैक्स, बिजनेस, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ट्रैवल, इंडियन रेलवे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टिकट बुकिंग, बर्थ सर्टिफिकेट, डिस्ट्रिक्ट, पंचायत, पुलिस, यहाँ पे क्लियरेंस, पासपोर्ट, अदर यूटिलिटी सर्विस है जो कि प्राइवेट कंपनीज़ के साथ या फिर और भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा उमंग ऐप में। ओके, सो एक बार आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, गो थ्रू हो लीजिए, उसके बाद अनइंस्टॉल भी आप लोग कर सकते हो क्योंकि ये गवर्नमेंट की ऐप है, तो यू शुड नो ईच एंड एवरी पॉइंट। नेक्स्ट है यहाँ पे स्वयं इन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंटरप्ट हो गई है और आज की डेट में आप लोग भी जो मेरे लेसन सुन रहे हो ये ऑनलाइन एजुकेशन ही तो एक प्रोग्राम है। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन का प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इनिशिएट किया गया है, जिससे कि जो एजुकेशन पॉलिसी की यहाँ पे प्रिंसिपल है कि हमें अपने यहाँ जो है एजुकेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, एक्सेस करनी है, इक्विटी प्रोवाइड करनी है और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो इसका एक सोर्स जो है वो स्वयं है। स्वयं स्टैंड फॉर स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। तो इससे क्या है ना कि जो डिजिटल डिवाइड है बच्चों के लिए, जो कि यहाँ पे आज भी डेट में जो एजुकेशन से अनटच्ड हो चुके हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो नहीं पढ़ सकते और उनके लिए जो है एक फिजिकल सुख सुविधा नहीं है। इट मीन्स कि आप ये स्कूल नहीं जा सकते पैसे की कमी के कारण। तो यहाँ पे एजुकेशन आपको लाइव दिया जाता है, आपको ऑनलाइन यहाँ पे दिया जाता है, जिससे कि वो सारे बच्चे भी आराम से पढ़ सकते हैं। सेम एज जैसे कि आप मेरे लेसन पढ़ रहे हो, तो इससे क्या है ना कि अगर आप लोग इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हो, बहुत सारे इतने ज़्यादा जो है हाई रेंज के आपके फीस होते हैं कोचिंग के, उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो रिमोट एरिया में हैं, जो कि यहाँ पे सिटीज़ में नहीं आ सकते ड्यू टू देयर फैमिली प्रॉब्लम्स एंड समथिंग एल्स। बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जो कि मैरिड है, घर पे है, बच्चे संभाल रही है, घर संभाल रही है, बट उनको भी एक है कि उनको पढ़ना है, तो वो इस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन ले सकती है। बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनको ये परमिशन नहीं मिलती है कि आप लोग सिटीज़ वगैरह जाओ, दिल्ली जाओ, वहाँ जाके प्रिपेयर करो, तो उन सारे गर्ल्स के लिए भी ये फ्री एजुकेशन है। तो एक जगह पे आप लोग देख सकते हो कि कितने सारे लोगों की नीड यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो उस तरीके से स्वयं को भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग देख लिए कि आर्टिफिशियल सरकार की जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके बारे में डिटेल देख लिया। तो कितनी तरीके की किस किस फील्ड में सरकार की डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आई होप कि आपका एक जगह समराइज़ हो गया है। ठीक है, अब ये भी आप लोग इंटरेस्टिंग, आपको यहाँ पे बहुत अच्छे नॉलेजेबल ये आपके आर्टिकल में कहूँगी वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल है इस पूरे मैगजीन की, जिसमें आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। ओके, तो आइए यहाँ पर देखते हैं लोकलाइजेशन, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से आपकी एक नॉलेज भी बढ़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा एक अवेयरनेस भी मिलेगा यहाँ से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर आप लोग को समझनी है
तो रोबोट अगर मूवी देखे हो रजनीकांत की, तो उसमें जो चिट्टी है ना, वही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि इंसान के रूप में अगर कोई भी आपका मॉडल बनाया जाता है, रोबोट बनाया जाता है, और उसके अंदर जो फीचर्स है वो हमारे ही जैसी है कि क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा कि लोकल लैंग्वेज की टेक्नोलॉजी है। रश्मि याद है? रश्मि हमारे इंडिया में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई गई है जो कि काफ़ी खूबसूरत भी है, और ये हिंदी लैंग्वेज में बात करने वाली है। हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश, भोजपुरी, ये सारी लैंग्वेज भी बोलती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि इसका आज के डेट में वाइड पर्सपेक्टिव के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे सारे लोग इसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं, सारे जगह आपको देखने को मिलेगा। चाहे हम लोग यहाँ पे बात करें विंडोज़ की, एंड्रॉयड की, iOS की, तो विंडोज़ आप लोग को लैपटॉप वगैरह में देखने को मिलता है, एंड्रॉयड आप लोग को स्मार्टफोन में, iOS जो है ना वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ, तो एप्पल के फ़ोन वगैरह में, ठीक है। तो ये आपका जो है एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू ये सिस्टम रन करते हैं। जैसे आपका लैपटॉप रन करता है तो वो कैसे रन करता है, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी विंडो है, हमारी मोबाइल रन कर रही है क्योंकि इसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये विंडो, एंड्रॉयड, ये iOS है क्या, दीज आर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, अब यहाँ पे आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हर एक फील्ड में देखने को मिल रहा है आज के डेट में, और इससे काम बहुत आसान हो रहा है। चाहे किसी भी वर्ग के लोगों की बात कर ले, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, हर किसी का यहाँ पे जो है आपका काम बहुत आसान हो रहा है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं जैसे विंडो है, एंड्रॉयड है, ऑफिस 365 है, गूगल डॉक्स है, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज के डेट में भर भर के इस्तेमाल हो रहा है। आप लोग यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट्स भी देख सकते हो, गूगल असिस्टेंट्स भी है, अमेजॉन एलेक्सा है, एलेक्सा तुम क्या कर रही हो, कैसी हो, है कि नहीं तो एलेक्सा बहुत ही क्यूट है। मतलब कहने का मतलब है कि आप लोग एलेक्सा देखे ही होंगे, बहुतों के पास तो होता भी है, ठीक है। तो क्या है ना कि बैठे बैठाए अगर आप लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी पर्सन हो, उठ के मन नहीं कर रहा है कि आप लोग कुछ भी काम करो या फिर कुछ भी कहीं पे सर्च आउट करो, तो एलेक्सा से पूछ लो, वो आपके लिए हमेशा हाजिर होती है कि नहीं, सारा सवाल का जवाब देती है। तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल बेस्ड ही तो बनाया गया है। अब यहाँ पे वर्बल कमांड भी है। वर्बल कमांड कहने का मतलब है कि आपके लैंग्वेज में भी, लोकल लैंग्वेज में भी बात करती है। वही अगर हम लोग कॉर्टाना की बात करें, कॉर्टाना काफ़ी अच्छी ये एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, जिससे कि आपकी लोकल लैंग्वेज में ही ये सारा काम हो जाता है। तो विंडो 10 अगर आप लोग इस्तेमाल किए होंगे, विंडोज़ 10 लैपटॉप में, तो इसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि एक ऐप है जिसको यहाँ पे कॉर्टाना कहते हैं। तो आप लोग बस यहाँ पे लिख दो हे कॉर्टाना और ट्रांसलेट करो, यानी कि जो भी चीज़ अगर आप लोग को लोकल लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश में कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो उसको अगर आप लोग को अपने लोकल लैंग्वेज में चाहिए तो कॉर्टाना में वो आराम से आपका जो है ट्रांसलेट कर देगा। तो ये बहुत ही ईजी है, हैंडी है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये आपकी सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि आपकी लैंग्वेज को किसी भी लैंग्वेज में ये ईजिली बहुत ही एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो है आपकी ट्रांसलेट कर देती है। इंग्लिश टू हिंदी है, बांग्ला है, तमिल है, उर्दू है, और बहुत सारी लैंग्वेज इसमें अवेलेबल है। ओके, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ऑफिस सूट्स के अंदर भी ट्रांसलेशन है। जैसे कि आप लोग को पीपीटी बनाना होता होगा, आप लोग कॉलेज में होंगे या फिर आप लोग पास आउट है या फिर अभी भी है, तो आप लोग को बहुत सारे पीपीटी बनाने होते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार करना होता है। तो इसमें क्या है ना कि आप लोग को लैंग्वेज इशू हो जाती है। समटाइम्स कुछ ऐसा होता है कि आप लोग को कुछ और लैंग्वेज में लिखना हो, लेकिन आप लोग लिख नहीं पाते हो। लेकिन अब ये आपका जो बैरियर है ये आपका ख़त्म हो गया। लिंग्विस्टिक बैरियर यहाँ पे ब्रेक करने के लिए अब इस तरीके की आपकी यहाँ पे ट्रांसलेशंस वाली आ चुकी है, जिसको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर कहते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर जो है आपकी कोई भी चीज़ों को, कोई भी लैंग्वेज को ये आपके आसानी से दूसरे लैंग्वेज में आपका ट्रांसलेट करेगी, और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशंस आपका यहाँ पे आपका बन जाएगा। गूगल डॉक्स भी है, ये भी आपकी जो है टास्क को बहुत अच्छे से अकॉम्प्लिश करती है। तो ये सारी एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आपका ये एक तरीके का माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर आप सॉफ्टवेयर कह सकते हो, जिसमें कि आपकी जो लैंग्वेज बैरियर है ना वो अब यहाँ पे ब्रेक हो रही है बहुत अच्छे से, और बहुत ही कम समय में आपका यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया जाता है। जैसे कि आप अगर काम कर रहे हो वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, आउटलुक में, या फिर स्काइप में, सो यू नीड टू ट्रांसलेट योर लैंग्वेजेस, दैट इज़ अगर आप लोग को इंग्लिश से हिंदी है, इंग्लिश से उर्दू है, कोई भी लैंग्वेज में, तो ये ट्रांसलेट कर देगी। रिसेंटली यहाँ पे सेंसस जो है हमारी 2011 सेंसस जो 2011 की है, उससे ये इंडिकेट किया गया कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है नंबर ऑफ़ पीपल्स में, जो कि अपने लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज को बोलने में प्रेफर कर रहे हैं। सो ऑब्वियस है कि हर कोई अपने लोकल लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्यार इन द सेंस कि आप लोग उससे कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा फील करते हो। आप लोग देखते हो कि दूसरे स्टेट में जाओ, दूसरे कंट्री में जाओ, लेकिन उस जगह पे अगर आप लोग को अपने लोकल लैंग्वेज बोलने वाले इंसान मिल जाए तो क्या ही बात है कि नहीं, मज़ा आ जाता है एकदम। तो वही बात यहाँ पे भी बताई जा रही है कि लोगों को अपना लोकल लैंग्वेज बोलना बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक आपका फैक्ट है जिसको कि आप लोग यहाँ पे, अगर जैसे अभी बात होती है ना वन नेशन वन लैंग्वेज, तो उसमें भी आप लोग इस तरीके के फैक्ट्स को
इंक्लूड ज़रूर कर सकते हैं, जिससे कि आपके आंसर इन्हांस होंगे। ओके, सो ट्राई टू कनेक्ट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी पॉइंट, क्योंकि पेपर 1 2 3 4 जो आपकी यहाँ पे यूपीएससी की है उसमें आप लोग को कनेक्टिविटी बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ आप कर सकते हो। एक एक चीज़ अगर मैं बताने लगूँ कि ये बात कहाँ पे आपको ऐड करनी है, ये बात कहाँ पे ऐड करनी है, तब तो हो गया, लेसन तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगी और फिर यही मुझे करना होगा। तो मैं यहाँ पे आपको पिंक पॉइंट करके देती हूँ, जिससे कि आप यहाँ पे समझ सको कि किसको कहाँ पे ऐड करनी है। प्रेजेंटेशंस जो है आपके प्रेजेंटेशंस में यहाँ पे लैंग्वेज जो बैरियर है वो अब ब्रेक होगी, क्योंकि आप लोग देखो कि आराम से कभी कभी आपको ऐसा लगता है ना कि पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन आप कर रहे हो, इंग्लिश में बना रहे हो, हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करें, तमिल में, बांग्ला में, उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करें। तो यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन ट्रांसलेटर है जिसका नाम है प्लगइन जो कि आपका माइक्रोसॉफ्ट से है। आपको ये काम जो है ना बहुत ही ईजिली, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी आप ये काम कर सकते हो। पावरफुल प्लगइन जो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की है, ये आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी कर देगी, क्योंकि आपके प्रेजेंटेशन को मल्टीपल लोकल लैंग्वेज में ये तुरंत ही आपका कन्वर्ट कर सकती है। सो ये सारे जो मैं यहाँ पे आपको एप्ली सॉफ्टवेयर का नाम बता रही हूँ, तो आप लोग इसको ऐड भी कर सकते हो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहीं पर भी बात कर रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग देखो कि समटाइम्स क्या होता है ना कि कहीं आप जा रहे हो, मान लो कि जापान घूमने गए हो, तो जापान में क्या होता है कि वहाँ की कुछ इमेजेस है, जैसे कि रोड वगैरह में आप जाते हो तो इमेजेस है, तो इमेजेस में भी वहाँ पे जापान लैंग्वेज में लिखा रहता है। तो क्या करो कि उसको फ़ोटो ले लो और उससे जो है ना आप क्या करो ना, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर ऐप है, चाहे ये एंड्रॉयड में भी यूज़ कर सकते हो, iOS में भी यूज़ कर सकते हो। इसमें आप अगर उस इमेजेस को अगर आप डाल देते हो ना, तो उसमें क्या होता है ना कि उस इमेजेस में आपका जो भी जापान में लिखा हुआ है ना, वो कन्वर्ट कर देता है आपके लोकल लैंग्वेज में, यानी कि जिस भी लैंग्वेज में आप समझना चाहो, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, चाहे बांग्ला, उसमें कन्वर्ट कर देती है। और ये बहुत ही आपका ईजी है। जैसे मान लीजिए हमारे कंट्री में भी टूरिस्ट आते हैं, वो ताजमहल देखने के लिए गए, आगरा में आपका बहुत सारे जो पैम्पलेट रोड में लगे रहते हैं, वो चाहे इंग्लिश में हो या फिर हिंदी में हो, यही दो लैंग्वेज में मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। अब जो बाहर के टूरिस्ट आ रहे हैं, मान लीजिए साउथ कोरिया के आए हैं, वो कैसे हमारी लैंग्वेज समझेंगे, इंग्लिश तो समझ के हिंदी नहीं समझ पा रहे। सो वो भी ये काम करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर ऐप से वो यहाँ पे क्या करते हैं कि फ़ोटो क्लिक करके इस ऐप में डालते हैं और तुरंत वो उनको दिखा देता है कि ये उनके लैंग्वेज में दिखा दिया जाता है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये ईजी हो जाता है उनके लिए नेविगेट करना, उनके लिए सब कुछ समझना, तो ये ईजी हो जाता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि आज की डेट में जो है हमारी टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी है, और ये आर्टिफिशियल बेस्ड ही टेक्नोलॉजी है। उसके बाद है यहाँ पे गूगल की इंक कीबोर्ड भी देखने को मिलेगा, जिसमें कि हिंदी हैंड राइटिंग भी आप कर सकते हो। तो आज की डेट में आप लोग जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो उसमें आपकी दो कीबोर्ड होती है, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है कि नहीं। और साथ ही साथ ये गूगल इंक कीबोर्ड है, जिसमें कि आप लोग बहुत सारे लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहो वो लैंग्वेज आपके कीबोर्ड में आज के डेट में अवेलेबल है कि नहीं। तो ये भी आर्टिफिशियल बेस्ड होती है। स्क्रीन रीडर जो कि हिंदी के साथ कनेक्ट करे, तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जिसको कहते हैं डैट नरेटर। तो डैट नरेटर है जो कि स्क्रीन रीडर है आपकी माइक्रोसॉफ्ट से, और ये जो है रीड करके, यानी कि जैसे मैं आपको बता रही हूँ रीड करके, तो जस्ट इमेजिन कि मैं हूँ यहाँ पे डैट नरेटर, और आप अगर इसको पढ़ रहे हो ना, तो आप नहीं पढ़ पा रहे हो, मैं खुद आपको जो है यहाँ पे पढ़ के बता रही हूँ कि अच्छा इस स्क्रीन में आपका लिखा क्या है, यानी कि इस पूरे स्क्रीन में यहाँ पे क्या लिखा है, मैं इसको बोल के बता रही हूँ। दैट इस तरीके के सॉफ्टवेयर को यहाँ पे कहा गया है डैट नरेटर। तो आप लोग समझ सकते हो कि आपकी कोई भी लिखी हुई चीज़ को कोई बोल के बता रहा है, इट मीन्स कि इसमें भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, यानी कि आपको कुछ काम नहीं करना है, अब सारा काम यहाँ मशीनों के द्वारा हो रहा है। उसके बाद प्रिडिक्ट योर थॉट, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। लेट्स सी, आप लोग ये भी देखे ही होंगे, फील किए होंगे कि जब भी आप लोग कभी भी मैसेज करते हो, टेक्स्ट करते हो, तो टेक्स्ट करने के बाद क्या होता है ना कि आपकी जो यहाँ पे ऊपर, जैसे यहाँ पे आपका कीबोर्ड्स है, और उसके बाद यहाँ पे ऊपर क्या है ना कि कुछ कुछ वर्ड्स फ्लैश होते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके थॉट्स को प्रिडिक्ट किया जाता है, क्योंकि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है ये। तो मान लीजिए कि आप लिख रहे हो हाउ, हाय, हाउ, अब जैसे ही हाउ लिखोगे ना, तो यहाँ पे आपका जो है आ जाएगा आर। तो हाउ आपको यहाँ पे लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपको इसको क्लिक कर दो, आर को क्लिक कर दो, ये आर आ गया। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको देखने को मिलेगा यू, तो फिर आप इसको क्लिक कर दो, ये लिखा जाएगा। यानी कि ये काम भी आपका कितना ज़्यादा आसान हो रहा है, और आपके थॉट को यहाँ पे आपका जो है ना प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट आप क्या लिखने वाले हो। तो ये भी आप फ़ोन के कीबोर्ड में देखते हो, है कि नहीं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये, बेटर मस्त लगता है। और ये जो काम होता है ये आप देखोगे कि 24 इंडियन लैंग्वेजेस में होती है, जिसमें हिंदी भी है। और आपकी जो टाइपिंग की जो एफर्ट्स है, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो ये अब आपको नहीं देखने को मिलता होगा। बहुत सारी चीज़ जो है वो आपको ऊपर ही पॉपअप हो जाता है, और उसी को आप लोग क्लिक कर करके जो है अपनी सेंटेंस को फॉर्म कर लेते हो, है कि नहीं। अगेन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। फिर है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट आप देखोगे कि यहाँ पे इंडियन लैंग्वेजेस के साथ ना पिछले 20 सालों से काम कर रही है। और एक यहाँ पे प्रोजेक्ट भाषा जो कि यहाँ पे लॉन्च किया गया था 1998 में। यहाँ पे क्या है ना कि जितने भी यूज़र्स है उनको अलाउ किया गया था कि वो यहाँ पे लोकलाइज टेक्स्ट को यहाँ पे इनपुट करे, और ईजिली और क्विकली जो भी यहाँ पे इंडियन लैंग्वेज को वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें
जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज इंटरफेस पैक भी आपको इंडियन लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, जैसे हिंदी, कन्नड़, बंगाली, मलयालम, ये सारे हैं जो कि इसमें आपका इंक्लूड है। अब आते हैं एक और यहाँ पे आर्टिकल देख लेते हैं, जो कि अगेन वेरी इंटरेस्टिंग लगी ना ये इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ पता भी चला कि कौन कौन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हम लोग अपने लैपटॉप में, मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं। बट समटाइम्स क्या होता है ना कि आपको वो पता नहीं होता है, आप लोग उस चीज़ को इस्तेमाल भी करते हो, समटाइम्स नहीं भी पता होगा। विंडो 10 की इतनी इंटरेस्टिंग फीचर्स है जिसमें कि आप लोग देखे हो, तो विंडो 10 में अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप विंडो 7 की इस्तेमाल कर रहे हो सॉफ्टवेयर, तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, तो उसको अब आप लोग जो है ना विंडो 10 में कन्वर्ट कर लो, और डैट इज़ वेरी फैंटास्टिक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। आपको उसमें जो बहुत सारी चीज़ें पता भी चलेगी, ठीक है। काफ़ी अच्छा है, इजी टू यूज़ है, तो ज़रूर उसको इस्तेमाल कीजिएगा। अब आते हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग फॉर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे भी मैं आपको जो है शॉर्ट में बताने का कोशिश करती हूँ। सो यहाँ पे क्या है ना कि रियल टाइम मॉनिटरिंग की बात की जा रही है, यानी कि रियल टाइम मॉनिटरिंग फॉर डेवलपमेंट। कहीं तो किसी भी तरीके का डेवलपमेंट करनी है तो एक रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए, यानी कि उस समय में क्या हो रहा है ना उसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए। इसको हम लोग रियल टाइम मॉनिटरिंग कहते हैं। अब रियल टाइम मॉनिटरिंग अगर हम लोग कोविड-19 में देखें, क्योंकि केस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभी कोरोना वायरस की ही, कोविड-19 की ही, तो सबसे पहली बात जो यहाँ पे बताई जा रही है कि हम लोग को सैनिटेशन पे ध्यान देना चाहिए, साफ़ सफाई पे ध्यान देना है, हाइजीन पे ध्यान देना है। प्रॉपर आप लोग को जो है ना हर एक 15-20 मिनट्स में आपकी हैंड वॉश करनी है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सैनिटेशन की, जो कि यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत कम है, लेकिन अभी आप लोग देखोगे कि स्वच्छ भारत मिशन आया था। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर सबसे पहली बात क्या की गई है, स्वच्छ भारत मिशन सबसे पहला चीज़ जो यहाँ पे किया गया है कि हमारे बिहेवियर को चेंज किया गया है। समहाउ आपको देखने को मिलेगा कि बहुत से ऐसे स्टेट है जहाँ पे आपका ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर किया गया है। कहने का मतलब है कि वहाँ पे कोई भी लोग जो है ना, नॉट अ सिंगल पर्सन, वो ओपन में डेफिकेट करते, खुले में शौच नहीं करते हैं, वो यहाँ पे टॉयलेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं बढ़िया से। तो इसको आप लोग देखोगे कि बहुत सारे स्टेट में इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट भी किया गया। बट अभी भी कुछ स्टेट में ऐसे हैं जो कि ओपन डेफिकेट करना ही उनको सही लगता है, सुबह सुबह उठ के वो लोटा लेके ही जाते हैं। तो ऐसे आपको स्टेट काफ़ी देखने को मिलेंगे, और स्पेशली मेंशन किया गया है इस आर्टिकल में आपके यूपी और बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जहाँ पे अभी भी ये बहुत प्रॉब्लम है। यानी कि अगर पूरी तरीके से हम लोग इंडिया का देखें तो 30% जो बर्डन है ये आपका सैनिटेशन का और जो ओपन डेफिकेशन का, वो आपका अकेले यूपी और बिहार में है। यहाँ पे आपको सैनिटेशन की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। तो बात हम लोग कर रहे हैं कोरोना वायरस में, तो कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की है, लोगों की साफ़ सफाई में है। लोग यहाँ पे बिना हाथ धोए भी खाना खा लेते हैं, हाथ धोना तो उनको पता ही नहीं कि क्या होता है। तो ये सारी चीज़ भी यहाँ पे देखी गई है। अब यहाँ पे बात किया जा रहा है कि हाथ धोने के लिए हम लोग इतना बार बात कर रहे हैं, तो उससे एक प्रॉब्लम है वाटर की अवेलेबिलिटी। बहुत सारी ऐसी स्टेट भी आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। वो लोग के पास जो है ना आपको जो है दिन भर में जितनी हम लोग को 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए, उतना भी उन लोग को अवेलेबल नहीं हो पाता। इवन उसके साथ साथ जो है आपको खाना बनाने में पानी की ज़रूरत है, नहाने में पानी की ज़रूरत है, सारी चीज़ों में पानी की ज़रूरत होती है। तो उतना मैक्सिमम पानी उन लोग को अवेलेबल नहीं होता है, तो हाउ दे कैन सैनिटाइज। ओके, तो ये वाली बात होती है कि वो अपने आप को सैनिटाइजेशंस में कैसे रख सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यूनिसेफ के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे एक आपकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि एक हम लोग को एक रूटीन पता होना चाहिए। किसी भी चीज़ को, किसी भी जगह को डेवलप करने के लिए हम लोग को रियल टाइम मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी स्कीम को अगर हम लोग डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए एक बेसिक लेवल में एक तो डेवलपमेंट होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे, और उसके बारे में भी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अकॉर्डिंग अगर हम लोग इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की तरफ से देखें, 2011 में उन्होंने कहा था कि ये 6 बिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स जो है हमारे कंट्री में आ चुके हैं। 79% जो है ना उनमें से आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखने को मिलेंगे। सॉरी, यहाँ पे आप लोग पूरे वर्ल्ड वाइड बताया जा रहा है कि 6 बिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, और ये कब की बात की जा रही है, 2011 की बात की जा रही है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी उस टाइम में बहुत ज़्यादा मोबाइल आप लोग को यूज़र्स देखने को मिले होंगे। साथ ही साथ अर्ली अडॉप्टर इंडिया की बात किया जा रहा है, तो हम लोग जो है मोबाइल और डिजिटल टेक्नोलॉजी को बहुत ही पहले के समय में ही हम लोग अडॉप्ट कर लिए थे, और ये आप लोग को देखने को मिलेगा कि साथ ही साथ लो और मिडिल इनकम वर्ल्ड भी इसको बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करी थी, ठीक है। तो ये भी चीज़ बताया जा रहा है। तो साथ ही साथ यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि मोबाइल जितना ज़्यादा लोगों के पास है, उतना ज़्यादा जो है ना रियल टाइम मॉनिटरिंग करने में ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। लोगों से बात किया जा सकता है, लोगों से फीडबैक लिया जा सकता है, लोगों से पता किया जा सकता है। और यहाँ पे क्या है कि रियल टाइम मॉनिटरिंग अलाउ करती है कि लो टच आपका
डेटा कलेक्शन होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे बेस्ट होगा कि जिससे कि जब एबोला वायरस आया था, H1N1 आउटब्रेक हुआ था, तो उस समय भी क्या था ना कि एक सिमिलर रेस्ट्रिक्शन देखने को मिला था, क्योंकि ये भी एक तरीके का महामारी था, हालांकि कोरोना वायरस जैसा नहीं था लेकिन फिर भी था। तो वहाँ पे भी लोगों को काफ़ी तरीके की रेस्ट्रिक्शन थी। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, लोगों को बता कर सकते हैं, और लोगों लोगों से जो है ना किस तरीके का कंडीशन है उनसे उनसे पूछ के कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जब हम लोग रियल टाइम की अप्रोचेस को यूज़ करते हैं तो डेटा और जो इन्फॉर्मेशन है ना वो बहुत जल्दी प्रोवाइड किया जाता है। पहले जैसे हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते थे तो ये बहुत डिले होता था, लेकिन रियल टाइम में जो है ना डेटा आपका बहुत जल्दी से ट्रांसफ़र होता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग अप्रोच जो है ये सिर्फ आपका इफेक्टिव है उसी जगह पे जहाँ पे आपकी कैपेसिटी है कि फ्रिक्वेंट डेटा को यूटिलाइज़ किया जाए और इनसाइट जो है वो सफिशिएंट हो और रिस्पॉन्सिव हो। तो बस उस जगह पे आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसको देखते हैं कि जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो रियल टाइम मॉनिटरिंग जो आपकी इंटीग्रेशन है वो किस किस जगह पे हेल्प करती है। हेल्प करती है कि हम लोग प्लेटफॉर्म को यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे कम्युनिटीज़ की है या फिर गवर्नमेंट की है, कि उनकी जो यहाँ पे जो काम है, उनका जो गोल है उसका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। साथ ही हम लोग यहाँ पे सप्लाई, डिमांड और जो बॉटल नेक है सर्विस डिलीवरी चेन में उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लोग अपनी अकाउंटेबिलिटी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं जो भी गवर्नमेंट की है, कि रैपिड डिलीवरी हो, यानी कि बहुत फास्ट तरीके से यहाँ पे सर्विस का डिलीवरी हो। सर्विस डिलीवरी है जो कि यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि कुछ कम्युनिटीज़ तक पहुँचता नहीं है लेकिन उसको भी हम लोग पहुँचा सकते हैं। एक्सेस कर सकते हैं, एडुकेट कर सकते हैं कंज्यूमर को, बेनिफिशरीज़ को, वो भी रिलेटिव जो आपका नॉलेज है, प्रैक्टिस है और एटीट्यूड, ये सारी चीज़ों को आपका देकर। साथ ही साथ 2014 में यूनिसेफ जो है एक यहाँ पे आपका न्यारुका लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करके रैपिड प्रो को रिलीज़ किया गया था। सो रैपिड प्रो है क्या? रैपिड प्रो आपका एक ग्लोबली एसेसिबल और फ्री ओपन सोर्स रूटीन डेटा सिस्टम एप्लीकेशंस है, जिसके थ्रू लोगों की डेटा को यहाँ पे देखा जा सकता है और लोगों को यहाँ पे मॉनिटर करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। इसकी फंक्शन क्या क्या है? सबसे पहला है फ्लोज़, यानी कि यहाँ पे इंटरेक्शंस का एक फ्लोज़ देखने को मिलता है, जो यूज़र्स है उनके रिस्पॉन्स दी जाती है उनके क्वेश्चंस के ऊपर। साथ ही यहाँ पे चैनल है, एक तरीके का मीडियम है जिससे कि आप लोग मैसेज को रिसीव कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। इसमें आपके एसएमएस है, वॉइस है और सोशल मीडिया भी इंक्लूड है। साथ ही कंपेंज है, यानी कि फ्लोज, चैनल और मैसेजेस, ये जब एक जगह आ जाते हैं तो ये आपका एक कंपेंज के अंदर आती है। और एक फ्रेमवर्क है जिसमें कि रैपिड प्रो बेस्ड जो आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग है उसको हम लोग इसमें देखते हैं। फिर है यहाँ पे एनालिटिकल, यानी कि जितनी भी डेटा यहाँ पे कलेक्ट होता है, जितने भी लोगों से इंटरेक्ट किया जाता है, उसके बेसिस पे यहाँ पे एनालाइज भी किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि सैनिटेशंस का क्या कंडीशंस है, क्या स्टेटस है रूरल इंडिया में, तो 2019 में रैपिड प्रो के द्वारा ये पायलट किया गया था। और मेनली इंडिया की दो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलता है, एक यूपी है और बिहार है। इसी में बताया जा रहा है कि 30% जो यहाँ पे बर्डन है वो है ओपन डेफिकेशन का, जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे आज भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसको नहीं हटाया गया है। तो यूनिसेफ इंडिया जो है वो यहाँ पे यूज़ करती है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, ऑटोमेटेड कॉलिंग, वो भी प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस जो कि कम्युनिकेशंस चैनल के थ्रू होता है। तो इसी से पता चलता है कि आखिर क्या है, कितना है, नहीं है। रियल टाइम मॉनिटरिंग ये लोग करते हैं। यू रिपोर्ट एक ग्लोबल टूल है, ये भी एक आपका एक तरीके का रिपोर्ट है जो कि आपका रैपिड प्रो की सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके ही ये यहाँ पे देखते हैं। एक फ्री मैसेजिंग टूल है जिसमें कि सारी चीज़ों को यहाँ पे आपका टैकल किया जाता है, सारी चीज़ों को यहाँ पे आपका जो है ट्रैक भी किया जाता है। रैपिड प्रो की ये डैशबोर्ड देख सकते हो, यानी कि आपका जो कवर पेज है ये आप देख सकते हो कि इस तरीके से इसमें दिखाया जाता है कि फ़्लो कितना अच्छा खासा है, फ़्लो 1, फ़्लो 2, फ़्लो 3, इस तरीके से आपका दिखाया जाता है। अगर हम लोग 30 मार्च 2020 तक देखें तो यू रिपोर्ट जो है ना वो यहाँ पे यूज़ करी है। और यहाँ पे बताया गया है कि कोविड-19 से रिलेटेड लोगों की क्या नॉलेज है, क्या प्रैक्टिसेस है, क्या एटीट्यूड है। तो ये चीज़ें यहाँ पे 43 कंट्री में इसको देखा गया है और रिस्पॉन्स भी यहाँ पे कलेक्ट किया गया है, वो भी 2.2 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा। इंडिया में आप देखोगे तो यूनिसेफ जो है रिसेंटली यहाँ पे 23,000 रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट करी है, वो भी 28 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी से। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोगों का जो रिस्पॉन्ड है ना वो काफ़ी बेटर है। 67% जो रिस्पॉन्डेड है ना वो यहाँ पे बता रहे हैं कि उनको जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखना है वो टेलीविज़न के ऊपर बेस्ड है, टीवी वगैरह पे बेस्ड है और वो इन्फॉर्मेशन जो है उसी से देखते हैं। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है रैपिड प्रो से किया जा रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी बताया जा रहा है। आप अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि क्या लेसन्स हम लोग को यहाँ पे सीखने की ज़रूरत है। यानी कि बहुत सारे कंट्रीज़ में 43 कंट्रीज़ में जो है आपका यहाँ पे
सर्वे किया गया है, 43 कंट्रीज़ में इसको यूज़ भी किया गया है, तो उसी के थ्रू जो है लोगों की रिस्पॉन्ड भी यहाँ से पता चला है। तो इसमें और क्या क्या चीज़ है, क्या क्या लेसन्स है जो कि सीखा गया है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑप्शन होना चाहिए, जैसे कि रैपिड प्रो है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को डेवलप करने में। उसके बाद इंटीग्रेशन होना चाहिए, इंटीग्रेशन में आपका टाइम ज़रूरी है, कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए, और मल्टीपल स्टेक होल्डर से, जो कि बहुत सारे पर्सपेक्टिव के साथ होते हैं, उनसे आपको खरीदना चाहिए। गवर्नमेंट और जो दूसरे यूज़र्स हैं ना, उनको भी यहाँ पे कैटर करना चाहिए, टाइम रिक्वायर्ड जो भी है लॉजिस्टिक अरेंजमेंट को सेटअप करने के लिए। साथ ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपने दिमाग में इक्विटी लेकर चले, यानी कि इक्वालिटी होना चाहिए, कि चाहे यहाँ पे रिच पीपल हो या मार्जिनलाइज्ड पीपल हो, वल्नरेबल पीपल हो, सबको यहाँ पे सही तरीके से जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, और सबको यहाँ पे सही तरीके से जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे सारे लोगों को अगर सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है और ये आपको चेकआउट करनी है, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग के थ्रू आप लोग ये सारा काम कर सकते हो। तो ये यहाँ पे सीखा गया है इस तरीके से। ओके, तो गाइज़ हमारे यहाँ पे ये भी आर्टिकल कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड पार्ट लाएंगे, जिसमें कि कोविड-19 वीरोलॉजी और काफ़ी और भी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है जो कि मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। इतने डिटेल्स में बताने का मेरा एक ही मकसद होता है कि आप लोग जो है इसको प्रीलिम्स में कैसे इस्तेमाल करना है वो भी देख लो, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग को यहाँ पे डेटा मिल जाए, आप लोग के मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी डेटा मिल जाए, साथ ही इससे भी आपका कुछ ना कुछ टॉपिक पे तैयार हो जाए। जैसे कि आज के डेट में हम लोग सोशल मीडिया देखें, काफ़ी अच्छा और ब्रॉड आराम से आप लोग 1.5 घंटे में एक ऐसे जो लिखना होता है आप लोग को यूपीएससी में या फिर स्टेट पीसीएस में, आप लोग आसानी से लिख सकते हो। और साथ ही साथ इंटरव्यू में भी अगर कुछ पूछा जाए तो इस तरीके की भारी भरकम वर्ड अगर आप लोग लगाते हो, यानी कि टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें, जिससे कि आपसे, क्योंकि सॉल्यूशंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछी जाती है, तो आप लोग इसका इस्तेमाल बता सकते हो, है कि नहीं, कि गवर्नमेंट के द्वारा इतने सारे टेक्नोलॉजीज लाए हैं, तो उसका इस्तेमाल करके भी आप लोग जो है किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो। इस तरीके से क्राइसिस से कैसे ओवरकम कर सकते हो, है कि नहीं, लोगों को कैसे अवेयर करना है, लोगों को कैसे समझाना है, क्योंकि इस सिचुएशन में लोग पैनिक हो जाते हैं, तो कैसे आप लोग ये सिचुएशन को डील करोगे। तो ये सारी आंसर आप लोग जो है अपने इंटरव्यू में ज़रूर इंक्लूड कर सकते हो। ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और फिर भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स में, सोशल मीडिया जो भी आप इस्तेमाल करते हो उसमें मेरे लेसन्स को ज़रूर आप लोग ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही अगर फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिएगा, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आप लोग को यहाँ पे लेसन के नेक्स्ट पार्ट और यहाँ पे PT 365 की जो लेसन अपलोड होती है उसकी आप लोग को जो है नोटिफिकेशन मिल सके। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।